अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक का नाम है सोशल प्लानिट क्लास 6 एसएसटी। ओके स्टूडेंट्स, बुक का क्या नाम है? सोशल प्लानिट क्लास 6 है आपकी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको आपका PA2 का सिलेबस बताएंगे, तो उसके लिए आप कंटेंट ओपन कर लिए जल्दी से। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ कंटेंट ओपन कर लिए। जैसा कि हमने पिछली बार भी आपको PA2 का सिलेबस बता दिया था। तो यहाँ देखिए बच्चों, हमने हिस्ट्री में बताए थे आपके कि हिस्ट्री में आपके 2 चैप्टर हैं। कौन कौन से बताए थे हमने आपको हिस्ट्री में हमने बताया था चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। फिर हमने बताया था आपका कि ज्योग्राफी में क्या क्या आएगा, ऐसी सिविक्स में। तो PA2 का आपका सारा सिलेबस हमने ऑलरेडी बता रखा है। जियोग्राफी में हमने बताया था बच्चों कि आपका चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 आएगा। क्या? चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6, ये 2 चैप्टर मैंने जियोग्राफी में टिक कर रखे थे। हिस्ट्री में कौन कौन से थे? चैप्टर 6 और 7 PA2 में। और जियोग्राफी में PA2 में कौन सा आएगा आपका? चैप्टर 5 और 6। ऐसे ही सिविक्स में आपके कितने आएंगे बच्चों? इसमें भी चैप्टर नंबर 5 और 6 आएंगे PA2 में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2-2 चैप्टर आपके सभी में आ रहे हैं। तो जिसमें हमने बताया था आपको कि सिविक्स में आपका एक हो गया है पंचायती राज, हमने पिछली बार कर दिया था। ठीक है, पार्ट नंबर 6 में। उसके बाद ज्योग्राफी में हमारा चैप्टर नंबर 5 भी हो गया है, चैप्टर नंबर 6 भी हो गया है, यानी मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ये हमने पार्ट 7, 8 में पढ़ा था, 2 पार्ट में। उसके बाद हमारा मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, ये भी हमने 2 पार्ट में पढ़ा था, पार्ट 9 और पार्ट 10 में। हिस्ट्री पर आ जाते हैं। तो हिस्ट्री में देखें, हिस्ट्री में भी हमारा एक ही चैप्टर हुआ है। ये हमारा हुआ था न्यू आइडियाज़ एंड क्वेश्चंस, पार्ट 7 और 8 में। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का मतलब दूसरा चैप्टर, यानी PA2 का आखिरी चैप्टर, द फर्स्ट एम्पायर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या पढ़ेंगे? द फर्स्ट एम्पायर पढ़ेंगे हम इसमें, यानी पार्ट नंबर 9 में हम ये स्टार्ट करेंगे। उसके बाद अब देखते हैं, ये पार्ट 9 में ही ख़त्म होता है, हो सकता है पार्ट 10 भी लग जाए। ज़्यादा बड़ा चैप्टर होगा तो 2 पार्ट में कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पार्ट 9 में हमारा स्टार्ट होगा और आज हम यही पढ़ेंगे, द फर्स्ट एम्पायर, पेज नंबर 41। और फिर हमारा बाकी इसके बाद बाकी हमारा क्या रह जाएगा? हमारा ये एक चैप्टर इसमें है हिस्ट्री में, ये आज कर लेंगे। उसके बाद हमारा एक रह जाएगा सिविक्स में। ओके स्टूडेंट्स, बस सिविक्स में हमारा बाकी रह जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। उससे पहले पेज नंबर 41 ओपन कर लिए। पेज नंबर 41 ओपन कर लिए स्टूडेंट्स। यहाँ देखिए बच्चों, ये हमारा पेज नंबर 41 है, देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, पेज नंबर 41, द फर्स्ट एम्पायर आपके चैप्टर का नाम है। द फर्स्ट एम्पायर, एम्पायर किसे कहते हैं? एम्पायर एक किंगडम को ही कहते हैं जो बहुत ज़्यादा बड़ी हो, बहुत ज़्यादा बड़ी हुकूमत को कहते हैं, जहाँ पर बहुत ऐसे मतलब ऐसा राजा, ऐसी हुकूमत जहाँ पर बहुत ज़्यादा एरिया में हो, जो बहुत ज़्यादा एरिया में हो, जो बहुत ज़्यादा वास्ट एरिया में हो, और एक ही राजा के अंदर मतलब काफ़ी बड़ी जगह हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले क्या लिखना है? यहाँ पर आपको ये फॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं हर बार पार्ट 9 और चैप्टर के ऊपर टॉप पर क्या? डेट। तो पार्ट 9 है यहाँ पर हमारा बच्चों। इससे पहले हमने पार्ट 8 में ख़त्म किया था, तो यहाँ पर हमारा पार्ट 9 स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? पार्ट 9 मेंशन कर देना है। यहाँ पर पार्ट 9 लिख दिए। उसके बाद यहाँ आ जाइए, तो यहाँ पर आपको डेट लिखनी है। और डेट तो आपको पता ही होगी किस दिन की लिखनी होती है। जिस दिन ये वीडियो, जिस मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं, इस दिन ये वाली वीडियो जो हम पढ़ा रहे हैं, तो जिस दिन भी ये अपलोड होगी यूट्यूब पर, उस दिन की तारीख लिख देनी है यहाँ पर। क्या? जिस दिन भी यूट्यूब पर आएगी ये वीडियो, उस दिन की यहाँ पर आपको डेट लिख देनी है। चैप्टर नंबर 7, द फर्स्ट एम्पायर। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स रीड फ्रॉम द 4th सेंचुरी। क्या? फ्रॉम द 4th सेंचुरी BC। अगर हम 4 सेंचुरी BC से बात करें बच्चों, मगधा अंडर द इंस्पायरिंग लीडरशिप ऑफ मौर्याज। ये मैंने बताया था, मगधा और बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी। गिरू फ्रॉम अ किंगडम इनटू एन एम्पायर, मैंने आपको बताया था जब हमने क्या पढ़ रहे थे। यहाँ पर देखिए, अभी बताते हैं कौन से चैप्टर में पढ़ा था हमने। इससे पहले के चैप्टर में आ जाइए। यहाँ पर देखिए बच्चों, हमने पढ़ा था द वैदिक एज एंड जनपदाज में। वैदिक एंड जनपदाज में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी। इसमें बताया था हमने आपको कि जो आपके सबसे पुराने जो मतलब सबसे पहले रूलर कौन था, उनका कल्चर कैसा था, सिविलाइजेशन कैसा था, सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी थी। हमने जो है जनपदास के बारे में, महाजनपदास के बारे में बहुत सारी चीज़ें इसमें जानी थी। और इसी से थोड़ा बहुत रिलेट करता हुआ ये चैप्टर है, ये समझ लीजिए उससे अगला चैप्टर है। ये अब इसे ही पढ़ लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। फ्रॉम द 4th सेंचुरी BC, मगधा अंडर द इंस्पायरिंग लीडरशिप ऑफ मौर्याज। ये कह रहे हैं अगर हम 4 सेंचुरी BC से बात करें तो मगधा जो थे किसकी लीडरशिप में थे, मतलब कौन राजा था उनका? इंस्पायरिंग लीडरशिप। किसकी इंस्पायरिंग लीडरशिप? मौर्याज। जो मौर्यंस थे, ठीक है, जो मौर्याज थे, उनके अंडर में लीडरशिप उनके अंडर में चल रही थी। उनके अंडर में अगर हम 4 सेंचुरी BC से बात करें, ग्रू फ्रॉम अ किंगडम इनटू एन एम्पायर। तो उनकी जो पहली किंगडम थी बच्चों, उन 4 सेंचुरी BC से अगर हम बात करें तो जो मौर्यंस जो थे, उनकी लीडरशिप के अंदर में मगधा की जो किंगडम थी वो एक एम्पायर में तब्दील हो चुकी थी। मतलब
किंगडम और एम्पायर में क्या फ़र्क है? तो यहाँ पर देखिए, द फर्स्ट एम्पायर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो कि हमारी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सबसे पहली एम्पायर थी, कौन सी? ये जो मगधा जो थे मौर्यन एम्पायर के अंडर में, मतलब मौर्यंस के अंडर में, जो इनके जो मौर्यंस के अंडर में लीडरशिप के अंडर में जो इन्होंने किंगडम को अपनी एम्पायर बना दिया था। तो ये पहली इंडिया की सब कॉन्टिनेंट थी, क्या थी? सब पहली फर्स्ट एम्पायर थी इंडिया सब कॉन्टिनेंट की। इट वॉज कॉल्ड एन एम्पायर बिकॉज इट वॉज सच लार्जर देन अ किंगडम। अब ये आपको पता चल जाएगा कि इसे क्यों कहा जाता है। तो जैसे कि हमें पता है कि इसे हम क्या कहते हैं? एम्पायर कहते हैं। इसीलिए क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है किंगडम से बड़ी होती है। एक किंगडम होती है बच्चों जहाँ पर राजा हुकूमत कर रहा होता है, ठीक है, कुछ एरिया होता है, मान लो जैसे कि दिल्ली हो गया। अभी अगर बात करें दिल्ली है या राजस्थान है कोई, या गुजरात है, कुछ मतलब कुछ जगहों पर अगर उसका कब्ज़ा है, कुछ जगहों पर उसकी हुकूमत है, तो हम कह देंगे वो उसका किंगडम है, ठीक है, उसके एरिया में जो आ रहा है वो उसे हम कहेंगे किंगडम है। मगर अगर कोई राजा है, इतना पावरफुल है वो कि उसके पास बहुत ज़्यादा है, क्या? बहुत ज़्यादा एरिया है, ये समझ लो इंडिया में आधा हिस्सा उसने कवर कर रखा है, तो उसे हम कह देते हैं एम्पायर। मतलब उसके अंडर में किंगडम जो वर्ड है उससे भी ज़्यादा, मच लार्जर देन, ये है ना यहाँ पर, इट वॉज कॉल्ड एन एम्पायर बिकॉज इट वॉज मच लार्जर देन अ किंगडम। इसे हम एम्पायर इसलिए कहते हैं बच्चों क्योंकि ये किंगडम से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। एंड वॉज स्प्रेड ओवर अ वास्ट एरिया, और ये बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में स्प्रेड होता है, फैला हुआ होता है। मतलब किसी राजा की हुकूमत बहुत ज़्यादा एरिया में फैली हुई है तो उसे हम कह देंगे कि एम्पायर है, जैसे मुगल के टाइम में था। फिर यहाँ देखिए, द मौर्याज कंट्रोल्ड मोर लैंड देन एनी प्रीवियस रूलर और डायनेस्टी। जो मौर्याज थे, जो मौर्यंस थे बच्चों, जो मौर्याज थे उन्होंने ज़्यादा ज़मीनों पर हुकूमत कर रखी थी, जैसे कि पहले की डायनेस्टी रूलर और पहले के राजा और पहले की डायनेस्टी गई थी, उनके मुकाबले में जो मौर्याज थे उन लोगों ने ज़्यादा जगहों को घेर रखा था, ज़्यादा जगहों पर हुकूमत कर रखी थी, मतलब उनके अंडर में ज़्यादा एरिया आ रहा था। इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी वर चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा एंड अशोका द ग्रेट। ये कह रहे हैं, आपने देखिए बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य तो सुना होगा, बिंदुसारा भी हो सकता है सुना हो, मगर अशोका द ग्रेट तो सुना ही होगा। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट रूलर के नाम है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट रूलर थे इस कहाँ के? इस डायनेस्टी के। ये जो डायनेस्टी है इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स थे इस डायनेस्टी के, जो नाम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा और अशोका द ग्रेट। इन लोगों का आपने नाम तो सुना होगा बच्चों। अब आते हैं हम अलेक्जेंडर इन्वेजन्स 326 BC। जब अलेक्जेंडर ने यहाँ पर इन्वेजन किया, मतलब यहाँ पर आक्रमण किया, या कह सकते हैं यहाँ पर अटैक किया या हिंदुस्तान में आया, ठीक है, कब? 326 BC की बात चल रही है ये। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड वॉज अलेक्जेंडर द ग्रेट। ये कह रहे हैं सबसे बड़ा जो कॉन्करर था वर्ल्ड का, उसे किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जाना जाता है। इसका नाम क्या है? अलेक्जेंडर वैसे इसका नाम है, अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जाना जाता है। और ये सबसे बड़ा कॉन्करर था, ठीक है, सबसे बड़ा कॉन्करर था। ही बिलोंग टू मैकडोनिया। कहाँ से बिलोंग करता था बच्चों? मैकडोनिया इन ग्रीस। मैकडोनिया जगह है कहाँ पर? ग्रीस के अंदर। ग्रीस आपने सुना होगा, तो ग्रीस के अंदर एक जगह है मैकडोनिया, वहाँ से बिलोंग करता था, मतलब ये वहाँ का था। इसने जब इंडिया पे अटैक किया था, वही कह रहे हैं अलेक्जेंडर इन्वेजन। कब? जब वो इन्वेजन कब? 326 BC में, जब उसने यहाँ पर इन्वेजन किया था, मतलब आया था यहाँ पर। इन ग्रीस ही इन्वेडेड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया कंकरिंग ऑल द किंगडम इन हिज वे। क्या हुआ? ये यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से आया और अपने जो भी रास्ते में इसके कोई भी किंगडम आ रही थी उससे ये क्या कर रहा था? कॉन्कर कर रहा था। कॉन्कर कहते हैं अटैकर, या हम ये कहते हैं कॉन्करिंग। कॉन्करिंग मतलब अपने कब्जे में ले लेना या अपने अंडर में ले लेना, यानी हराते हुए आना। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्करर था। ये मतलब इतना पावरफुल राजा अलेक्जेंडर, मतलब इतना पावरफुल था, जहाँ जाता था वहाँ की ज़मीन, वहाँ के राजा, वहाँ की हुकूमत अपने अंडर में कर लेता था। मतलब इतना पावरफुल था ये कि वहाँ के राजा को आराम से मारता हुआ चला जाता था और अपनी हुकूमत करता चला जाता था। पहले ज़माने में क्या होता था कि कहीं का राजा है, उसने दूसरे राजा को मार दिया, ठीक है, उसकी ज़मीन सारी उसके अंडर में आ गई, उसके अगर सिपाही बचे हैं तो वो अंडर में आ गए, मतलब पूरी हुकूमत आ गई उसके अंडर में। तो इसी तरह से वो बहुत बड़ा कॉन्करर था और ये जो है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से कॉन्करिंग करता हुआ आ रहा था और इसके रास्ते में जो भी जगह मिलती थी, जो भी किंगडम आता था, वो सबको अपने कब्जे में करता हुआ आ रहा था। दिस वॉज द पीरियड व्हेन द नामदास वर रूलिंग ओवर मगधा। ये वो ज़माना है बच्चों जब नामदास जो थे वो मगधा पर हुकूमत कर रहे थे। मगधा जगह है, वहाँ पर जो है नामदास हुकूमत कर रहे थे। कौन कर रहे थे? नामदास हुकूमत कर रहे थे। अलेक्जेंडर फॉट वेरियस बैटल ड्यूरिंग हिज 2 years कैंपेन इन इंडिया। और जो अलेक्जेंडर थे उन्होंने जब 2 साल की यहाँ पर कैंपेनिंग की, मतलब ये जब आए थे तो 2 साल तक यहाँ पर रुके, उसमें जो है उन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ की। क्या? 2 साल के कैंप के लिए जो आए, मतलब कैंपेनिंग मतलब ये है कि यहाँ पर जो है
अपनी क्या करने आए थे, हुकूमत बसाने आए थे, हुकूमत चलाने आए थे यहाँ पर, ठीक है। तो हुकूमत के लिए जब यहाँ पर आए 2 साल के लिए, तो उसके अंदर 2 साल में इन्होंने बहुत ज़्यादा बैटल्स की, बहुत ज़्यादा जंगें हुई, इनकी लड़ाइयाँ हुई। हिज बैटल विद पोरस इज़ द मोस्ट फेमस, और इनकी बैटल जो पोरस से हुई थी वो बहुत ज़्यादा फेमस है। हिज किंगडम ले बिटवीन द रिवर्स झीलम एंड चेनाब, और इनकी किंगडम क्या हुई, इनकी जो किंगडम थी वो जो है कहाँ से कहाँ तक थी, रिवर झीलम और चेनाब के बीच बीच में। दो द कॉन्कर्ड पोरस किंगडम, फिर उसके बाद क्या हुआ, जो कॉन्कर्ड पोरस किंगडम था, ही इज़ सेड टू हैव रिटर्न इट बैक टू हिम। क्या हुआ, दो द कॉन्कर्ड पोरस किंगडम, जो पोरस की किंगडम थी जो क्या हुई थी, हड़पी हुई थी, मतलब अलेक्जेंडर ने जो हुकूमत वहाँ पर बना रखी थी, तो उसे जो है उन्होंने सोचा कि अब उसे रिटर्न कर देंगे, ठीक है। जब इन्होंने उसे, अलेक्जेंडर ने उसे जब अपने कब्जे में कर ली उसी किंगडम को, तो उन्होंने सोचा उसे रिटर्न बैक कर देंगे। ही देन रीच द रिवर बीच बट कुड नॉट एडवांस फर्दर बिकॉज हिज ट्राइड सोल्जर रिफ्यूज़ टू गो ऑन। फिर क्या हुआ, जब यहाँ से सबको हराते हुए जा रहे थे, झीलम और चेनाब नदी, इसके बीच में भी अपनी किंगडम बसा ली इन्होंने, अलेक्जेंडर ने। फिर इन्होंने सोचा अब बीज नदी के आगे जाने की सोची। क्या, जब वो क्या हुआ यहाँ पर देखिए, ही देन रीच द रिवर बीज, वो फिर क्या हुआ, वो रिवर जो नदी थी एक बीज नाम की, क्या नाम था उस नदी का, बीज नाम का, वहाँ तक जब वो पहुँचे तो उसके आगे उन्होंने सोचा कि एडवांस फर्दर, बट ही कुड नॉट एडवांस फर्दर, मतलब उन्होंने आगे जाने की और नहीं सोची। क्यों, बिकॉज हिज ट्राइड सोल्जर रिफ्यूज़ टू गो ऑन, क्योंकि इनके जो सोल्जर थे, इनके जो सिपाही थे, इनकी जो फौज थी, उन्होंने इन्हें मना कर दिया आगे जाने के लिए, ठीक है। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, उन्होंने इनकार कर दिया आगे जाने के लिए, इससे आगे वो नहीं बढ़े और वहीं तक उन्होंने सिर्फ हुकूमत की। फिर यहाँ नेक्स्ट देखिए द मौर्यन एम्पायर। अब हम मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए 321 टू 297 BC, 321 287, ठीक है, 297। ये उल्टा क्यों लिखा है बच्चों, क्योंकि ये BC मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, उसके पहले वाले, बिफोर क्राइस्ट मतलब क्राइस्ट से पहले वाला ज़माना, ठीक है, आपने सुना होगा बिफोर क्राइस्ट। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य 321 BC से 297 BC। इन 321 BC चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड द लास्ट नंदा किंग धमा नंदा एंड सीज द थ्रोन ऑफ मगाधा। क्या हुआ बच्चों, जब 321 की बात करें, अगर हम 321 की बात करें, तो उस ज़माने में जब चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, उन्होंने क्या किया, जो लास्ट नंदा किंग था, नंदा वहाँ का राजा था, जहाँ पर क्या किया इन्होंने, उसे हरा दिया और उसकी गद्दी को, मतलब मगाधा जो जगह थी वहाँ की गद्दी को अपने कब्जे में कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड द लास्ट किंग धमानंदा एंड सीज द थ्रोन ऑफ मगाधा। जो धमानंदा जो राजा थे, कहाँ के, मगाधा के लास्ट किंग थे वो। क्योंकि लास्ट क्यों रहे, क्योंकि वहाँ पर फिर लास्ट वही इसलिए रहे क्योंकि उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने उसे आके हरा दिया और वहाँ की गद्दी खुद संभाल ली, तो वो आखिरी तो रहे, उसके बाद कोई रहा ही नहीं। फिर यहाँ पर देखिए चाणक्य ऑल्सो नोन एज कौटिल्य प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फाउंडेशन एंड गवर्नेंस ऑफ द मौर्यन एम्पायर। ये कह रहे हैं बच्चों, यहाँ पर आपको चाणक्य की फोटो दिख रही होगी, नहीं दिख रही होगी तो अपनी बुक में देखिए। चाणक्य जो है ये भी जो है एक क्या, किस नाम से जाने जाते हैं, कौटिल्य के नाम से जाने जाते हैं। प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फाउंडेशन एंड गवर्नेंस ऑफ द मौर्यन एम्पायर। इन्होंने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है बच्चों, किसकी में, मौर्यन एम्पायर की फाउंडेशन और गवर्नेंस में। जो मौर्यन एम्पायर फाउंड हुई, जो गवर्नेंस उसकी बनी, ठीक है, तो उसमें सारे इस सब के पीछे जो है जो चाणक्य थे, यानी जिनका नाम कौटिल्य भी है, इसका यानी इनका बहुत ज़्यादा रोल प्ले है इसमें। ही वॉज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र। आपने अर्थशास्त्र देखी होगी, अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र लिखा है, अर्थशास्त्र है। ही वॉज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र विच इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द मौर्यन गवर्नेंस एंड सोसाइटी। और ये इन्होंने एक बुक लिखी थी, किसने, चाणक्य ने। उस बुक का नाम है अर्थशास्त्र। क्या, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र लिखा है, अर्थशास्त्र पढ़ते हैं बच्चों। ये इस बुक को इन्होंने लिखा था और यही बुक, इसे ही पढ़ के हमें जो है इनकी गवर्नेंस और सोसाइटी के यानी मौर्यन गवर्नेंस यानी मौर्यन एम्पायर जो थी उसकी गवर्नमेंट, उनके गवर्नमेंट सिस्टम क्या था, सोसाइटी कैसी थी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें इसी बुक की वजह से पता चलती, जो कि कौन लिख के गया था, चाणक्य यानी कौटिल्य। लीजेंड हैज़ इट दैट चाणक्य वॉज थ्रोन आउट बाय द नंदा किंग्स। ये कह रहे हैं, लेजेंड जो है कहते हैं कि जो चाणक्य था वो जो है नंदा किंग्स के बाद जो है थ्रोन आउट बाय द नंदा किंग्स के ज़रिए जो है थ्रोन आउट किया गया था। वेयर अपॉन ही सोअर रिवेंज वाइल इन मगाधा ही वॉज इम्प्रेस बाय द यंग चाणक्य ट्रेंड चंद्रगुप्त।
ये कह रहे हैं फिर बाद में क्या हुआ, उन्होंने जो है अपना बदला लिया। जब नंदा किंग्स ने, ये कह रहे हैं ना कि नंदा किंग्स ने हटा दिया था, उसके बाद जो है इन्होंने क्या किया, अपना बदला लिया। वाइल इन मगधा, कहाँ पर, मगधा के अंदर। ही वॉज इम्प्रेस बाय द, वो जो है किसके ज़रिए इम्प्रेस हुए थे, एक यंग चाणक्य था, ट्रेन चंद्रगुप्त, क्या नाम था उसका, ट्रेन चंद्रगुप्त। अंडर हिज एक्सपर्ट गाइडेंस एंड दे टुगेदर प्लान द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द नंदा एम्पायर। फिर क्या हुआ, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे और ये चाणक्य थे, इनके एक्सपर्ट गाइडेंस में रहकर इन दोनों ने एक प्लान किया, एक साथ प्लान किया और नंदा एम्पायर को कॉन्क्वेस्ट करने का तरीका सोचा, मतलब उसे जीतने का तरीका सोचा। चंद्रगुप्त वॉज कॉन्कर्ड मगधा, चंद्रगुप्त फर्स्ट कॉन्कर्ड मगधा। ये कह रहे हैं चंद्रगुप्त जो थे, इन्होंने सबसे पहले मगधा को कॉन्कर्ड किया, मतलब उसे अपने कब्जे में लिया। नेक्स्ट ही डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर, उसके बाद इन्होंने सेल्यूकस निकेटर था एक, उसे हटाया। वो कौन था बच्चों, अ जनरल ऑफ द ग्रीक किंग एलेक्जेंडर। क्या, जो जनरल था ग्रीक किंग का, जो ग्रीक किंग एलेक्जेंडर था, एलेक्जेंडर जो मैंने बताया एलेक्जेंडर द ग्रेट जो था बच्चों, तो एलेक्जेंडर द ग्रेट का एक जनरल ऑफिसर जो होता है वो था, क्या नाम था उसका, सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त ने क्या हराया, पहले सबसे पहले मगधा पे हुकूमत की, मगधा पे हुकूमत करने के बाद सेल्यूकस निकेटर को हराया, जो कि किंग, कौन सा किंग, एलेक्जेंडर किंग जो था, किंग एलेक्जेंडर यानी एलेक्जेंडर जो राजा था ग्रीक का किंग, उसका जनरल था सेल्यूकस निकेटर, उसे हराया। देयर आफ्टर ही ट्राइड टू स्ट्रेंथन हिज कंट्रोल ओवर अदर पार्ट्स ऑफ द नॉर्थर्न इंडिया। उसके बाद फिर जब उन्होंने उसे हराया, उसके बाद फिर इनका काम क्या शुरू हुआ कि अपनी पावर को बढ़ाना, अपने आप को स्ट्रेंथ पहुँचाना, स्ट्रेंथ देना, स्ट्रेथन करना, मतलब अपने आप को ताकतवर बनाना। तो इसके क्या हुआ, ही ट्राई टू स्ट्रेथन हिज कंट्रोल, उन्होंने अपने कंट्रोल को बढ़ाना शुरू कर दिया। अब जैसे कि एक राजा है, खाली उसका गुजरात पे हुकूमत, तो वो चाहेगा कि मेरा पंजाब पे, चंडीगढ़ और राजस्थान, हरियाणा और गुजरात, यूपी सब में, मतलब वो चाहेगा कि मेरी हुकूमत हो जाए। क्यों, क्योंकि फिर सब उसके कंट्रोल में रहेंगे। तो अपनी कंट्रोल को बढ़ाने के लिए क्या किया, ओवर अदर पार्ट्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया, उसने शुरू कर दिया काम कि नॉर्दर्न इंडिया जो है उस पर और कैसे जो बाकी पार्ट्स हैं वहाँ पर हुकूमत बढ़ाने के लिए उसने बाकी आगे काम शुरू कर दिया। उसके बाद यहाँ देखिए विद के बाद नेक्स्ट पेज पर, चलिए नेक्स्ट पेज देखिए, यहाँ पर है विद के बाद नेक्स्ट पेज बच्चों, पेज नंबर 42। यहाँ पर देखिए विद कौतलियाज एड एंड एडवाइस, ये कह रहे हैं कौतलियाज की एड और एडवाइस के साथ, मतलब सलाह मशवरे के साथ, चंद्रगुप्त वॉज एबल टू ओवरथ्रोन द रूलर नंदा डायनेस्टी एट मगधा। जो कौतलिया थे बच्चों, उनकी एडवाइस और उनके साथ के वजह से, उनकी सलाह मशवरा की वजह से जो चंद्रगुप्त थे वो इस लायक बन पाए कि वो जो कौन, जो नंदा डायनेस्टी का रूलर था, ठीक है, जो रूलिंग नंदा डायनेस्टी, क्या, ओवरथ्रोन द रूलिंग नंदा डायनेस्टी एट मगधा, मगधा जगह है, और नंदा डायनेस्टी जो उससे पहले डायनेस्टी थी उसे हराने के लिए कौतलियास की एडवाइस और सलाह मशवरा की मदद से ही चंद्रगुप्त जो है वहाँ पर क्या कर पाए, अपनी हुकूमत जमा पाए। ही स्टेब्लिश द मौर्यन एम्पायर इन 321 BC, और क्या किया बच्चों, उन्होंने 321 BC में अपनी एम्पायर, मौर्यन एम्पायर वहाँ पर इस्टेब्लिश कर दी। एंड कौतलिया बिकेम हिज प्राइम मिनिस्टर, और जो कौतलिया थे जिसकी मदद से, क्या, जो कौतलिया थे, ठीक है, उनकी मदद से, जिनकी मदद से वो जीते थे, जिनकी अक्लमंदी, सूझबूझ और उनकी हेल्प की मदद से जीते थे, ये हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत साथ दिया था, तो उन्हें जो है क्या बना दिया गया था, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। मतलब जो चंद्रगुप्त थे वहाँ के रूलर बन गए और उन्हें अपना प्राइम मिनिस्टर बना लिया। चंद्रगुप्त कॉन्कर्ड द होल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया अप टू द रिवर इंडस। अब बच्चों जो चंद्रगुप्त थे उन्होंने कितनी हुकूमत कर दी, ये समझ लिए, जो चंद्रगुप्त थे उन्होंने अपना पूरा होल नॉर्थर्न इंडिया का, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ वाला पूरा इंडिया का हिस्सा, क्या, रिवर इंडस तक, जो रिवर इंडस है, रिवर इंडस पूरा नॉर्थ इंडिया से वहाँ तक उन्होंने अपनी हुकूमत कर ली। मतलब वो उनके कब्ज़े में आ गया, वहाँ पर उनकी, मतलब उनके अंडर में आ गया वो इलाका, ठीक है, वो सारा क्या हुआ, उनके अंडर में आ गया। ही डिफीटेड द ग्रीक जनरल सेल्यूकस एंड गेन कंट्रोल ओवर पार्ट्स ऑफ द प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। और क्या हुआ, जो ग्रीक जनरल था, मैंने बताया था अभी मैंने बताया था कि ग्रीक से जो राजा आया था उसका जनरल था सेल्यूकस, ठीक है, तो सेल्यूकस को हराया और उन्होंने जो है काफ़ी पार्ट्स में जो है, जो कि प्रेजेंट डे अफ़गानिस्तान के नाम से जाना जाता है, उस जगह पर भी हुकूमत कर ली। मतलब जो अफ़गानिस्तान पे अब अलग है, तो वो पहले जो है इंडिया से ही, तो इधर ही साइड तो है अफ़गानिस्तान, तो यहाँ वाले हुकूमत इस जगह पर भी अफ़गानिस्तान जो है, मतलब पहले तो अफ़गानिस्तान इसका नाम नहीं था, अब इसे अफ़गानिस्तान के नाम से जानते हैं, तो पहले जहाँ पर अब अफ़गानिस्तान है वहाँ पर भी इनकी हुकूमत हो गई। अर्थशास्त्र, ठीक है, चाणक्य रॉट अ बुक अर्थशास्त्र, क्या नाम है इसका, अर्थशास्त्र। ही लेड डाउन द प्रिंसिपल एंड ऑफ पॉलिटिक्स एंड द आर्ट ऑफ द गवर्नेंस।
चाणक्य जो थे उन्होंने एक बुक लिखी बच्चों, अर्थशास्त्र। उन्होंने क्या लिखा, ही लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स, उन्होंने पॉलिटिक्स के प्रिंसिपल्स, पॉलिटिक्स के रूल, तरीके ये सब लिखे। एंड द आर्ट ऑफ गवर्नेंस, और गवर्नेंस का तरीका, कला जो आर्ट थी वो लिखा कि वो किस तरीके से वहाँ पर उनकी गवर्नमेंट चलती थी, कैसा उनका पॉलिटिकल सिस्टम था, क्या प्रिंसिपल्स थे उनके, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें उन्होंने अर्थशास्त्र में लिखा। इट ऑल्सो थ्रोज ग्रेट लाइट ऑन द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया, और इससे पढ़कर इंसान अच्छे से देख सकता है कि उस ज़माने की पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी, मतलब कंटेम्प्रेरी इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशंस क्या थी। कौटिल्य वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल एंड अ मैन विद एन अनपैरेलल्ड डिटर्मिनेशन। ये कह रहे हैं कौटिल्य जो थे बच्चों वो एक स्ट्रॉन्ग विल वाले आदमी थे, क्या, मजबूत चाह वाले, मजबूत इंसान थे, समझदार थे, ठीक है। एंड अ मैन विद एन अनपैरेलल्ड डिटर्मिनेशन, और एक ऐसे आदमी जिनका अनपैरेलल्ड डिटर्मिनेशन था, मतलब वो बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेंट थे। द अर्थशास्त्र वॉज नॉट अ वर्क ऑन पॉलिटिकल फिलोसफी, ये कह रहे हैं जो अर्थशास्त्र था इसका मतलब ये नहीं था कि वो पॉलिटिकल फिलोसफी पे ही उन्होंने काम किया। अर्थशास्त्र का मतलब ये नहीं कि पॉलिटिकल फिलोसफी पे काम करना या पॉलिटिकल फिलोसफी के बारे में लिखना, बट अ मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ स्टेट एंड द वे इट मीट चैलेंजेस। बल्कि उसमें क्या लिखा था उन्होंने क्या दिया था, मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शंस का एक मैनुअल दिया था उन्होंने। उसमें क्या लिखा था, किसके ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट, जो स्टेट था उसका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, एंड द वे इट मीट चैलेंजेस, और उसमें वो सारे तौर तरीके लिखे थे जिस हिसाब से उन्होंने सारी मुसीबतों को मतलब मुसीबतों से उन्होंने क्या किया, लड़ाई की, मतलब मीट मतलब मिले, ठीक है, सारी जितनी भी मुसीबतें आई उन्हें ख़त्म किया। तो वो सारे तौर तरीके उसमें उन्होंने लिख रखे थे। उसके बाद यहाँ देखिए, इट इज़ बिलीव दैट द अर्थशास्त्र हैड टू मेजर ऑब्जेक्टिव्स। अभी कह रहे हैं बच्चों ये यकीन है, ये बिलीव है कि जो अर्थशास्त्र है उसके पास दो मेजर ऑब्जेक्टिव हैं। क्या, उसके पास दो मेजर ऑब्जेक्टिव हैं, मतलब अर्थशास्त्र के अंदर दो बुक हैं, सॉरी एक बुक जो है अर्थशास्त्र उसके अंदर दो मेजर ऑब्जेक्टिव हैं। पहला यहाँ पर टू डिस्कवर द वेज थ्रू विच आर रूलर इज एबल टू प्रोटेक्ट हिज डोमेन, एक कि वो ज़रिए वो तरीके निकालना, डिस्कवर करना, फाउंड करना जिसके ज़रिए थ्रू विच आर रूलर इज़ एबल टू प्रोटेक्ट हिज डोमेन, कि जो रूलर है, जो राजा है, वो अपनी डोमेन को, अपनी हुकूमत को बचा सके, ये तरीका, ठीक है। बी क्या है दूसरा, द डिस्कवर द वेज थ्रू विच ही इज़ एबल टू ऐड न्यू टेरिटरीज टू हिज किंगडम, और वो दूसरा तरीका कि जिसकी मदद से वो अपनी किंगडम के अंदर दूसरे और टेरिटरीज उसके अंदर जोड़ सके, जो उसकी डोमेन है उसके अंदर और ज़मीनें जोड़ सके या टेरिटरीज जोड़ सके, मतलब अपनी हुकूमत बढ़ा सके। पहले तरीका, पहला ऑब्जेक्टिव कि वो अपनी जो हुकूमत है उसे कैसे बचाए, और उसके साथ साथ दूसरा ये ऑब्जेक्टिव था कि जो उसकी हुकूमत है उसे वो और कैसे बढ़ाए, मतलब दूसरों की हुकूमत को कैसे अपने अंडर में करे। फॉर द फर्स्ट कौटिल्य डिस्कसेस, उसके बाद कह रहे हैं पहली बार कौटिल्य ने डिस्कस किया इन हिज वर्क द बेसिस ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड फॉर द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ही एक्सप्लेन इन डिटेल द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द स्टेट इन रिलेशन टू अदर स्टेट। पहले उसमें इन्होंने क्या बताया, कौटिल्य ने ये डिस्कस किया क्या, इन हिज वर्क, जो उनका काम था, द बेसिस ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिस था उसे बताया। एंड फॉर द सेकंड ऑब्जेक्टिव, और सेकंड ऑब्जेक्टिव के लिए ही एक्सप्लेन इन डिटेल द फॉरेन पॉलिसी, सेकंड ऑब्जेक्टिव के लिए उन्होंने अपनी जो है एक्सप्लेन की डिटेल में क्या, फॉरेन पॉलिसी जो स्टेट की थी इन रिलेशन टू अदर स्टेट्स के रिलेशन में जो फॉरेन पॉलिसीज़ चल रही थी उसे उन्होंने एक्सप्लेन किया डिटेल में। बिंदुसारा, अब कौन आ गए, बिंदुसारा, मैंने बताया था चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा, फिर अशोका द ग्रेट। तो बिंदुसारा 297 BC से 273 BC तक रहे ये। चंद्रगुप्त वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन बिंदुसारा, ये कह रहे हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके बाद जो राजा आया वो कौन आया, बिंदुसारा। कौन थे ये, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। कौन, सन थे ये, बेटे थे, पुत्र थे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे ये। He defeated the ruler of 16 kingdom and added their lands to his empire। अब बिंदुसारा जो थे बच्चों, उन्होंने जो है कितने, 16 किंगडम के राजाओं को हराया। क्या, 16 किंगडम के राजाओं को हराया और उनकी ज़मीनें अपनी एम्पायर में जोड़ ली। क्या किया बच्चों, 16 किंगडम के राजाओं को हराया और उनकी एम्पायर, उनकी जो किंगडम थी, उनकी जो हुकूमत थी वो अपनी हुकूमत में ले ली, अपने एम्पायर में जोड़ ली। अंडर हिम द मौर्यन एम्पायर स्प्रेड अक्रॉस द होल ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, और इनके अंडर में जो मौर्यन एम्पायर थी बच्चों, वो इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में, मतलब होल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वो हर इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में फैली हुई थी, स्प्रेड थी हर तरीके से, एक्सेप्ट फॉर कलिंगा, प्रेजेंट डे ओडिशा। किसमें, जो
कलिंगा जगह है वहाँ छोड़कर, जो आज हम उड़ीसा के नाम से जानते हैं, उस जगह को छोड़कर ये कह दिए कि इंडिया में हर जगह पर इनकी ही हुकूमत फैल गई थी। एंड अ फ्यू किंगडम्स इन द साउथ, और कुछ किंगडम जो कि साउथ में हैं उन्हें छोड़कर बाकी सारी जगह पर इनकी हुकूमत थी। कौन सी? जिसे हम कलिंगा कहते हैं, यानी जो आज उड़ीसा के नाम से जाना जाता है वो, और कुछ किंगडम साउथ की। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। तो ये जगहें कुछ छूटी हुई थी, वरना ये जो येलो वाला पार्ट है बच्चों, क्या येलो वाला जो पार्ट है ये किसके ज़रिए है? अशोका जो एम्पायर थे इनके ज़रिए। प्रेजेंट डे इंटरनेशनल बाउंड्रीज जो हमारी, ये सब देखिए अफ़गानिस्तान, काबुल, और ये सब यहाँ पर पूरा इनके अंडर में है। फिर आए अशोका 273 BC से 233 BC तक। इनके बारे में पढ़ते हैं। एम्परर अशोका इज़ रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडिया। एम्परर अशोका जो थे बच्चों, जो एम्परर अशोका हैं, मतलब थे, अब तो नहीं है, मगर इनके बारे में जाना जाता है। तो ये जो है किस नाम से जाने जाते हैं बच्चों? इज़ रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडिया। इंडिया के एक बहुत बड़े रूलर में भी इनका भी शुमार होता है, इन्हें भी बहुत बड़े रूलर में जाना जाता है। अशोका गवर्न हिज किंगडम इफेक्टिवली। ये कह रहते हैं कि अशोका जो थे उन्होंने अपनी किंगडम को बहुत इफेक्टिवली गवर्न किया था, मतलब वहाँ पर अच्छे से रूल किया था। हिज न्यूमरस रॉक एंड पिलर एडिक्ट्स स्प्रेड ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। उनके जो काफ़ी न्यूमरस अलग अलग तरीके के रॉक और पिलर एडिक्ट्स जो थे वो इंडिया के काफ़ी लार्ज पार्ट में फैले हुए हैं। गिव इन्फॉर्मेशन ऑफ अ कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड अबाउट हिज ग्रेट रूलर। और वो जो रॉक्स, जो पिलर एडिक्ट्स हैं, वो जो उस पर जो है रॉक्स और पिलर एडिक्ट्स हैं बच्चों, उससे क्या मिलता है? इन्फॉर्मेशन मिलती है कंटेम्प्रेरी इंडिया की, और उससे ग्रेट अबाउट दिस ग्रेट रूलर, उस जो ये जो अशोका जो है उसके ग्रेट रूलर के बारे में, उस ग्रेट रूलर के बारे में हमें काफ़ी नॉलेज मिलती है। जैसे अर्थशास्त्र के में लिखा हुआ है कि कैसे चाणक्य और उन लोगों ने, मतलब चाणक्य और उसकी मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे कैसे हराया, कैसे वहाँ पर हुकूमत की, ये सारी चीज़ें। ठीक है। अशोका एम्पायर्स। द अशोकाज किंगडम वॉज कॉल्ड एन एम्पायर। ये कहते हैं बच्चों जो अशोका की किंगडम थी उसे एम्पायर कहा जाता था। क्या? जो अशोका की किंगडम थी उसे एम्पायर कहा जाता था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एम्पायर ऑफ अशोका, ये येलो कलर में, ये सारा येलो कलर में क्या है? अशोका की एम्पायर है। क्या? अशोका की एम्पायर है ये सारा। अशोकाज किंगडम वॉज कॉल्ड एन एम्पायर। जो अशोका की किंगडम थी बच्चों उसे एम्पायर के नाम से जाना जाता था। अ किंगडम वॉज डिफरेंट फ्रॉम एन एम्पायर फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। अब यहाँ पर बच्चों ये आपको वो चीज़ें बता रहे हैं कि किस तरीके से हम ये कह सकते हैं किंगडम और एम्पायर डिफरेंट है। ठीक है, किंगडम और एम्पायर अलग अलग है। ये कैसे हम बताएंगे? तो यहाँ पर अगले पेज पर देखिए, मतलब इसी पर देखिए नीचे नेक्स्ट लाइन पर, द एम्परर्स नीडेड मोर रिसोर्सेज देन किंगडम्स। देखो बच्चों, जो एम्परर होता है यानी जो एम्पायर का राजा होता है उसे हम एम्परर कह देते हैं, जो किंगडम का राजा होता है उसे हम किंग कह देते हैं। तो जो एम्परर होता है उसे ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है किंग्स के मुकाबले। जो किंग्स होते हैं, किंग्स के मुकाबले जो एम्परर होते हैं उन्हें ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी जगह है भैया उसके कंट्रोल में, इतने बड़े उसके, तो इतने सारे तो फौजी होंगे, इतने सारे हाथी घोड़े पता नहीं क्या क्या होंगे, उसे कंट्रोल करना, सबको पैसे देना, जो फ़ौज है उसे सैलरी देना, बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी। तो इसलिए उनकी एक तो हुकूमत इतनी बड़ी है, उसे कंट्रोल करने के लिए, चलाने के लिए रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए। ठीक है, खर्चा ज़्यादा चाहिए। एम्पायर्स वर लार्जर देन किंगडम्स एंड वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज़। और जैसा कि हम ही सबको ये पता है कि बच्चों जो एम्पायर्स होती थी वो जो है बहुत ज़्यादा बड़ी होती थी किसी किंगडम से, तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे बचाए रखने के लिए भी ज़्यादा बड़ी आर्मी की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप किसी जगह पर हुकूमत कर लेंगे तो ऐसा नहीं है कि हुकूमत कर ली, वहाँ पर अपना झंडा लगा दिया और चले गए, वहाँ पर भी वो जगह प्रोटेक्ट करनी पड़ेगी। अब इतनी बड़ी आप जगह बढ़ाते जा रहे हैं और अपनी हुकूमत बढ़ाते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है कोई चुपके से आए या कोई बिना बताए आके दूसरी जगह किसी कोने पर आपके कब्जा कर ले। इतनी बड़ी जगह है, हर जगह तो मौजूद रहेगा नहीं इंसान। तो अपनी किंगडम को, जो अपनी एम्पायर है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? बड़ी बड़ी आर्मी की ज़रूरत पड़ती थी, उसका भी खर्चा। फिर they also needed a large number of officials to collect taxes in order to meet the administrative expenses। उन्हें जो है लार्ज नंबर में ऑफिशियल्स चाहिए थे बच्चों। अगर मैं एक छोटे से स्टेट की बात करूं और कहूं किसी से कि जाके तुम टैक्स इकट्ठा कर लो, तो छोटे से स्टेट में भी अगर 2-3 इंसान दूंगा मैं तो बहुत टाइम लगेगा उसे, तो इसके लिए ज़्यादा लोग चाहिए होते थे। ठीक है, किस लिए? कौन से लोग? नंबर ऑफ ऑफिशियल, ज़्यादा लोग इसलिए चाहिए होते थे कि वो टैक्सेस कलेक्ट कर पाएँ इधर उधर जाके, और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं उस पर हम उसे इस्तेमाल कर पाएँ। क्योंकि अगर पैसा टैक्स के तौर पर कलेक्ट नहीं किया जाएगा तो वो इस्तेमाल कहाँ से करेंगे? राजा के पास कहाँ से आएगा? उस ज़माने में ना तो कोई मशीन थी, तो राजा के पास कहाँ से आएगा पैसा? अशोकास किंगडम पजेस्ड
ऑल द अबव मैंशनड क्वालिटीज़, दस इट वॉज कॉल्ड एन एम्पायर एंड नॉट अ किंगडम। और अशोका जो राजा थे उन्होंने ये सारी क्वालिटीज़ जो एक एम्पायर के अंदर होती हैं, ये अभी जो मैंने डिस्कस की, ये सारी क्वालिटीज़ अशोका ने पूरी की। ठीक है, अशोका किंगडम पॉजेस ऑल द अबव मेंशन क्वालिटीज़, दस इट वॉज कॉल्ड एन एम्पायर एंड नॉट अ किंगडम। इसी वजह से बच्चों उनकी किंगडम जो थी, मतलब उनकी जो हुकूमत थी, उसे किंगडम की जगह एम्पायर कहा जाता है और उन्हें किंग की जगह एम्परर कहा जाता है। अशोकाज एम्पायर स्ट्रेच्ड फ्रॉम द हिमालयाज़। अब देखिए अशोका जो थे उनकी जो किंगडम थी, जो एम्पायर थी, वो कहाँ से फैली हुई थी? हिमालयाज़ से लेकर नेपाल, हिमालयाज़ नेपाल, अब मैं जगह बता रहा हूँ पूरी, ठीक है, वहाँ वहाँ देखते जाइएगा। हिमालयाज़, फिर नेपाल, एंड फिर नेक्स्ट पर पेज नंबर 43 पर टॉप पर, एंड कश्मीर टू मैसूर इन द साउथ। साउथ में हमारा कश्मीर से लेकर पूरा मैसूर तक, ठीक है। फ्रॉम अफगानिस्तान इन द नॉर्थ ईस्ट टू द बैंक ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्रा इन द ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जो नॉर्थ ईस्ट वाला है हिस्सा, तो वहाँ पूरा अफ़गानिस्तान लेके, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ वाला पूरा हिस्सा लेके अफ़गानिस्तान, नॉर्थ ईस्ट जो है वो पूरा लेकर बैंक ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा तक, पूरा ईस्ट में यहाँ तक थी। इन द वेस्ट हिज टेरिटरी कवर सुरस्त्र एंड जूनागढ़, ये जगह का नाम था पहले, अब पता नहीं क्या कहते हैं इस जगह को। तो वेस्ट में अगर बात करूं तो वहाँ से कहाँ से कवर कर रही थी इनकी टेरिटरी? सूरत अस्त्र से, क्या सुरस्त्र और जूनागढ़। देयर वर सेवरल सिटीज़ इन द एम्पायर विच इंक्लूडेड द कैपिटल पाटलिपुत्र। और कुछ सेवरल सिटीज़ थी वहाँ पर एम्पायर के अंदर, वो कौन कौन सी जगह थी? विच इंक्लूड द कैपिटल, उसमें कौन कौन सी कैपिटल थी? पाटलिपुत्र, टैक्सिला एंड उज्जैन, ठीक है। टैक्सिला वॉज द गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया, वाइल उज्जैन ले ऑन द रूट। चलिए पहले इतना पढ़ लिए। ये कह रहे हैं टैक्सिला जो है उसे जो है नॉर्थ वेस्ट का गेटवे कहा जाता है, उसके साथ साथ जो सेंट्रल एशिया है, वाइल उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया। और जो उज्जैन जो है वो क्या करता है? रूट है कहाँ का? नॉर्थ से साउथ इंडिया तक का। इट इज़ बिलीव दैट यूजुअली मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सनस रिसाइड्स इन दीज सिटीज़। ये बिलीव है, ये भरोसा किया गया है, मतलब ये जाना गया है कि यूजुअली अगर देखा जाए तो वहाँ पर मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स, ठीक है, क्राफ्ट पर्सनस, यही सब वहाँ पर जो है उस जगहों पर, इन जगहों पर, इन सिटीज़ पर रुकते थे। रिसाइडेड मतलब रुके हुए थे, ठहरे हुए थे, वहाँ पर रहते थे। एंड द एरिया सच एज सेंट्रल इंडिया विच वर कवर्ड विथ फॉरेस्ट वर ऑक्यूपाइड बाई फार्मर्स एंड हंटर्स। और जैसे कि कुछ एरिया जो कि हमारे सेंट्रल इंडिया की बात करें अगर, तो वो वाला जो है जंगलों से घिरा हुआ था, तो इस वजह से वो जो है फार्मर और हर्डर वहाँ पर रहते थे। क्या? वो जंगलों से घिरा हुआ था, इसी वजह से वहाँ पर फार्मर यानी जो किसान होते हैं और हर्डर्स जो जंगलों में इधर उधर घूमकर अपना खाना इकट्ठा करते हैं, ठीक है, जो खाना बदोश होते हैं, मतलब इधर उधर खाना इकट्ठा करना, अपने रहने सहने का सामान ढूंढना, कहीं भी जहाँ पर खाना मिल गया वहीं पर रह गए, वहीं पर रात गुजार दी, ऐसे ही होता था इनका, ठीक है। टू अर्न देयर लाइवलीहुड दे यूज टू गैदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड हंट एनिमल्स फॉर प्रोडक्ट फूड। और ये हर्डर्स और इन लोगों का काम क्या था? फार्मर्स तो चलो एक जगह रुक कर खेती बाड़ी कर लेते थे, मगर जो हर्डर्स होते थे वो क्या करते थे? अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए, दे यूज टू गैदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो फॉरेस्ट के प्रोड्यूस हैं, जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट हैं, उसे गैदर करना उनका काम होता था, इकट्ठा करना उनका काम होता था। एंड हंट एनिमल्स फॉर फूड, और जानवरों को मारा करते थे, जानवरों का शिकार करते थे खाने के लिए, जानवरों को शिकार करके मार के उसे खाया करते थे। और जो जंगलों की जो प्रोडक्ट होते हैं उससे इकट्ठा करना, इधर उधर घूमना और उसे ढूंढना और उसे फिर इस्तेमाल करना। पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस वास्ट एरिया एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड वॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स। ये कह रहे हैं बच्चों, जो लोग बाग थे जो इस ज़माने में यहाँ पर रह रहे थे, वो क्या करते थे? जैसे कि इस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस वास्ट एम्पायर, ये जो एक बड़ी सी एम्पायर थी, जो वास्ट एम्पायर थी, इसके जो डिफरेंट पार्ट्स में लोग बाग रह रहे थे बच्चों, वो क्या थे? अलग, मतलब उसमें क्या था कि वो लोग अलग डिफरेंट लैंग्वेज स्पोक कर रहे थे, बोल रहे थे। 8 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, अलग अलग खाना खा रहे थे, ठीक है, अलग अलग खाना खाते थे। एंड वॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ, अलग अलग कपड़े पहनते थे। जैसे कि हमें सबको पता है जगह का फ़र्क हो जाता है तो इंसान कपड़े, ठीक है, कपड़े अलग पहनता है, थोड़ा बोलने का तरीका अलग हो जाता है, ठीक है, और उसका जो है यहाँ तक के खाने का तरीका भी अलग हो जाता है। आपने देखा होगा कुछ जगह पर कुछ चीज़ें मशहूर होती हैं, कुछ जगह पर कुछ होती हैं, तो अलग अलग लोगों को अलग अलग जगह का खाना अलग अलग होता है। तो इसी तरह से इनकी जो वास्ट किंगडम थी, जैसे अब इंडिया है हमारा, अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरीके हैं उनके पहनने के, खाने के, बोलने के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उस ज़माने में भी हो रही थी, मतलब क्योंकि इंडिया जो है एक छोटी कंट्री नहीं थी, और इंडिया के साथ साथ उन्होंने बाकी जगहों पर भी हुकूमत कर रखी थी।
डायनेस्टिक रूल इन इंडिया, इंडिया के अंदर डायनेस्टिक रूल। व्हेन मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, डायनेस्टिक रूल कहते किसे हैं पहले आपको ये समझा रहे हैं, ठीक है। व्हेन मेंबर ऑफ द सेम फैमिली बिकम रूलर्स वन आफ्टर अनदर द फैमिली इज कॉल्ड डायनेस्टी। ये कह रहे हैं बच्चों, डायनेस्टी आपने सुना होगा, ये डायनेस्टी, वो डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी, डैश डायनेस्टी, सब बस आप डायनेस्टी 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 सुनते आ रहे हैं। कि डायनेस्टी क्यों कहा जाता है? जैसे सल्तनत होता था, ठीक है, मुग़ल एम्पायर, मुग़ल सल्तनत, ऐसे करके नाम होते थे ना। तो सल्तनत इसलिए कहते थे, वो सुल्तान होते थे, सुल्तान कहते थे राजा को, किंग की जगह सुल्तान, ठीक है। चलिए अब इस पे आ जाते हैं, उधर उधर नहीं जाएंगे हम, डायनेस्टी की बात कर रहे हैं, डायनेस्टी समझ लेते हैं। डायनेस्टी कहते हैं अगर कोई सेम फैमिली का आदमी जो है राजा बन रहा है एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, मतलब पहले कोई राजा था, फिर जब वो बूढ़ा हो गया या मरने लगा या कुछ होने लगा, या अगर वो क्या करता था, नहीं ठीक ठाक भी है, तो वो अपने बेटे को, अपने बच्चों को क्या करता था, उसी का कोई मेंबर होता था, भाई होता था, भतीजा, बेटा नहीं है तो भतीजा, भांजा नहीं है तो भतीजा, नहीं है तो भांजा, मतलब उसी के कोई फैमिली मेंबर का, फैमिली का क्या होता था, अगला राजा बनता था। जैसे कि राजा बेटा हो या बेटी हो, इस तरीके से, ठीक है, वो क्या बन जाते थे, अगले राजा बन जाते थे, यानी एक ही फैमिली से राजा बनते हुए आना। तो इसे हम क्या कहते हैं, डायनेस्टी कह देते हैं। द फैमिली इज कॉल्ड डायनेस्टी, ऐसी फैमिली को हम डायनेस्टी कह देते हैं। द मौर्याज वर अ डायनेस्टी विथ 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स, और ये जो मौर्याज थे बच्चों, ये भी एक डायनेस्टी थी, इसमें 3 इंपॉर्टेंट रूलर के साथ। कौन कौन से? चंद्रगुप्त, हिज सन बिंदुसारा एंड बिंदुसारा सन अशोका। कौन? जो चंद्रगुप्त थे, फिर उनके बेटे बिंदुसारा, और बिंदुसारा के बेटे अशोका द ग्रेट, जो आपने सुना होगा। तो ये एक डायनेस्टी तो चली आ रही है। चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बने राजा बिंदुसारा, फिर बिंदुसारा के बाद उनके बेटे बने अशोका। तो ये क्या है, एक ही खानदान से, मतलब उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे राजा बने, फिर उनके वो मरने लगे या बूढ़े हो गए तो उनके बच्चे बन गए, इस तरीके से। जब तक दूसरा राजा कब तक नहीं बनता था, जब तक कोई आके उन्हें हरा ना दे। अब दूसरा कोई राजा आया, उसने उन्हें हरा दिया, ठीक है, वहाँ पर अपनी हुकूमत कर ली, तो वो अपनी डायनेस्टी डाल देगा, फिर उनके बच्चे होंगे, तो उनके बेटे होंगे, वो जो है वहाँ पर हुकूमत करेंगे, फिर वो जब बूढ़े हो जाएंगे तो उनके बेटे हुकूमत करेंगे। इस तरह से डायनेस्टी चलती है, और ऐसी फैमिली को हम डायनेस्टी कहते हैं। तो ये डायनेस्टिक रूल था इंडिया के अंदर। डायनेस्टिक रूल तो बहुत हुआ इंडिया के अंदर। मुग़ल एम्पायर भी पूरा ऐसी था, आपने देखा होगा, पहले राजा अकबर हैं, फिर वो हैं, फिर वो हैं, ऐसे करके एक के बाद एक आ रहे हैं, एक ही ख़ानदान से, तो फैमिली तो थी पूरी। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, चलिए इसमें देखते हैं सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है। टू रूल सच अ लार्ज एम्पायर वॉज ऑल्सो नॉट एन ईजी टास्क। जैसे कि हम सभी को पता है बच्चों कि पहले तो इतने बड़े एरिया को कब्ज़ा करना, मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ ये उस ज़माने के लिए बिल्कुल गलत नहीं था। आज के ज़माने के लिए मैं कहूँ कब्ज़ा करना तो बहुत ही गलत वर्ड है, मगर मैं पहले ज़माने की बात करूँ अगर, तो वो वर्ड बिल्कुल गलत नहीं था बच्चों, क्योंकि काम ही यही था लोगों का, एक दूसरे को हराना और अपनी हुकूमत बनाना और अपने आप को राजा बनाना, कि मैं राजा हूँ, मेरे अंडर में रहो। तो ये इस कब्ज़े वाली बात तो बिल्कुल उस ज़माने में ऐसे कुछ गलत नहीं थी, ठीक है। उस ज़माने में तो यही कल्चर ही था एक तरह से, कि जो राजा था वो दूसरे राजा को हराकर उसकी ज़मीन को अपने अंडर में ले लेता था। तो ये कह रहे हैं टू रूल सच अ लार्ज एम्पायर वाज ऑल्सो नॉट एन ईजी टास्क। सबसे पहले मैंने बताया जैसे कि इतनी बड़ी हुकूमत करना, ठीक है, इतनी बड़ी एम्पायर बनाना, इतनी बड़ी जगह को अपने अंडर में लेना, उसके बाद अंडर में लेने के बाद उस पर हुकूमत करना तो और ज़्यादा मुश्किल काम है, ठीक है। मतलब अगर मैं इंडिया के किसी कोने में बैठा हूँ, और जैसे मैं इंडिया के किसी कोने में बैठा हूँ, दूसरे कोने पर क्या हो रहा है ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो ये सारी चीज़ें, हुकूमत करना, उसे संभाल के रखना, कि कोई इंसान जो हमारे खिलाफ़ ना हो, कोई राजा ऐसा ना हो कि हमारे खिलाफ़ उठकर आगे आवाज़ दे और हमें हरा दे। तो ये सारी चीज़ें मेंटेन करना, ठीक है, इसे क्या करना, इतनी बड़ी जगह पर, इतनी बड़ी एम्पायर पर हुकूमत करना, ये बहुत आसान टास्क नहीं है, बहुत आसान काम नहीं है, ठीक है। पाटलिपुत्र वॉज द कैपिटल ऑफ एम्पायर। जैसे कि हमारा जो पाटलिपुत्र है वो पूरे एम्पायर की कैपिटल थी। कौन सी एम्पायर? जो हमारी मौर्यन एम्पायर थी, इसकी कैपिटल कौन थी? पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र ये जो है कैपिटल थी एम्पायर की। इट वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर, और ये जो है डायरेक्ट किसके कंट्रोल में होती थी? एम्परर के कंट्रोल में होती थी। Officials were appointed to collect taxes from herders, craftspersons, traders and farmers who live in villages and towns in the area around the capital. ऑफिशियल्स बनाए जाते थे बच्चों। जैसे अब कोई राजा है, उसने तुमसे कह दिया कि तुम जो है उस एरिया का सारा टैक्स कलेक्ट करा करो और मुझे ला के दिया करो। किसी से कह दिया तुम इस जगह का टैक्स कलेक्ट किया करो, या जैसे अलग अलग जगह हैं वहीं से 3-4 लोग सिलेक्ट कर लिए जा कर कि तुम इस यहाँ के बुज़ुर्ग हो, तुम यहाँ के बड़े हो, तुम समझदार हो, ठीक है, तुम्हारी बात सब मानते हैं, या ऐसे जो भी हो। वैसे तो खैर राजा है वो, उसने तो कह दिया, मगर अब राजा हर जगह जा के कैसे मुश्किल है, मतलब कैसे मुमकिन है इतने बड़े इंडिया में अगर वो खाली टैक्स ही कलेक्ट करता रहेगा।
घोड़ों से जा रहा है और टैक्स लग रहा है, ट्रेन तो है नहीं, हेलीकॉप्टर तो था नहीं, तो इसमें ही अगर फालतू का टाइम बर्बाद करेगा तो बाकी अपनी किंगडम कैसे संभाल लेगा। तो इसके लिए कुछ कर्मचारी होते थे बच्चों, काम करने वाले होते थे, मतलब हर जगह जगह से वो अपॉइंट कर देते थे अपने ऑफिशियल्स कि वो कलेक्ट कर लेंगे टैक्सेस। किससे? हर्डर्स होते थे, क्राफ्ट पर्सन, ट्रेडर, फार्मर, इन लोगों से। हु लिव इन विलेजेस एंड टाउन्स इन द एरिया अराउंड द कैपिटल, जो कि कहाँ रहते थे? उसी विलेजेस में या टाउन्स में रहते थे या उसी कैपिटल के अराउंड वाले एरिया में रहते थे। द मौर्याज हैड अ लार्ज आर्मी विच इंक्लूड इन्फेंट्री, कावली, एलिफेंट्स, चैरियट्स एंड नेवी। अब ये क्या क्या है भैया? तो ये जो वर्ड हैं कावली, इन्फेंट्री, एलिफेंट्स, चैरियट्स एंड नेवी, ये क्या है बच्चों? जैसे कि कह रहे हैं द मौर्याज है लार्ज आर्मी विच इंक्लूड, ये कह रहे हैं मौर्याज जो थे, जो मौर्यंस जो डायनेस्टी थी, अब इतनी बड़ी जगह को वो हुकूमत कर रहे हैं, तो उनके लिए अब कोई इधर उधर से अटैक ना करे, तो इतनी बड़ी जगह को बचाए रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ज़्यादा बड़ी आर्मी की ज़रूरत पड़ती है। तो उनके पास आर्मी के साथ साथ क्या था बच्चों? उस आर्मी के लिए, उस आर्मी में इन्फेंट्री, कावली, इन्फेंट्री पैदल सवारी जो होती है बच्चों, जो पैदल चल के लड़ती है, मतलब अपने पैरों पर खड़े होकर लड़ती है। कावली कहते हैं जो घोड़े पर बैठ कर लड़ते हैं, घोड़सवार सवारी जो होती है। एलिफेंट्स, उनके पास हाथी थे। चैरियट्स थे, ठीक है, चैरियट्स यानी जो तोपें होती हैं वो थे। एंड नेवी, और उनकी पूरी नेवी थी, सोल्जर्स थे अलग अलग। तो ये जो है इतनी बड़ी उनकी पूरी जो है, ये कहते हैं कि इतनी बड़ी हुकूमत को चलाने के लिए उनके पास बहुत पावरफुल फोर्स थी, बहुत पावरफुल उनके पास आर्मी थी, जिसकी मदद से वो अपनी हुकूमत को बचाए हुए थे। वरना इतनी बड़ी जगह है, अगर जैसे कि बहुत बड़ी रस्सी है बच्चों, उसमें से अगर मैं छोटा सा टुकड़ा काट के ले जाऊँ तो आपको पता नहीं चलेगा कि उसमें किसी ने काटा है। तो इतनी बड़ी जगह को बचाने के लिए अगर कहीं से भी कोने से कोई हुकूमत करने के लिए आ जाए जगह पे, तो अगर आप किसी इंडिया के नॉर्थ में बैठे हैं या साउथ में बैठे हैं तो आप दूसरी जगह पर कैसे जाएंगे? वहाँ तक जब तक जाएंगे वहाँ पर हुकूमत हो जाएगी। तो राजा तो अपना बीच में रहता था जहाँ से वो हुकूमत कर रहा था, बाकी जो उसकी आर्मी थे वो सारा काम करते थे, उसके ऑर्डर फॉलो करते थे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, आज सेपरेट डिपार्टमेंट लुक्ड आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स, एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना रखा था बच्चों, जिसमें क्या था? प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स का काम चलता था, हथियारों को बनाने का काम चलता था, हथियार बनने के काम चलते थे वहाँ पर। एक इसका अलग डिपार्टमेंट था कि हथियार तैयार करे जाते थे जहाँ पर। ऑफिशियल्स ऑल्सो पनिश्ड दोज हु डिसोबेड द रूलर्स ऑर्डर्स, ये कह रहे हैं। और वो ऑफिशियल्स जो कि राजा के ऑर्डर को डिसोबे करता था, जो उसके हुकूमत मतलब उसके जो हुक्म का पालन नहीं करता था, अपमान करता था, उसे वो सज़ा दिया करता था। उन ऑफिशियल्स को सज़ा भी मिलती थी। जैसे कि अब कोई ऑफिशियल से उसे कह दिया तुम वहाँ से टैक्स कलेक्ट करो, उसने 5 लाख टैक्स कलेक्ट किया और राजा को दिया 2 लाख, या राजा ने कहा था 3 लाख के लिए तो उसने कर दिया 5 लाख और 2 लाख अपने पास रख लिया। मतलब किसी भी तरह का अगर उसने जो है जो राजा है उसके हुक्म का पालन नहीं किया, उसकी क्या की? उसकी बेइज्जती की, या उसके हुकूमत मतलब उसके कहने के बावजूद वो सिर्फ कोई फ़ायदा उठा रहा है, तो किसी भी तरह का अगर कोई गलत काम करता था कोई भी ऑफिशियल तो उसे सज़ा मिलती थी। मैनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरीज, और जो काफ़ी ऑफिशियल्स थे जिन्हें जॉब दी गई थी बच्चों इस तरीके से, उन्हें सैलरीज भी दी जाती थी। द मौर्यन किंग ऑल्सो, यहाँ पर देखिए, द मौर्यन किंग ऑल्सो मेंटेन एन एफिशिएंट सिपाही सिस्टम। क्या? सिपाही सिस्टम। जो मौर्यन किंग्स थे इन्होंने जो है एक एफिशिएंट जो है सिपाही सिस्टम जो है मेंटेन कर रखा था। सिपाहीज मैनी ऑफ हुम वर वुमेन, जो सिपाही थी वो उसमें क्या थी? ज़्यादातर औरतें। वर पोस्टेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, जो कि अलग अलग पार्ट्स में, डिफरेंट के अलग अलग पार्ट्स में उन्हें पोस्ट कर दिया गया था। द एम्परर सुपरवाइज्ड ऑल द ऑफिशियल्स विद द हेल्प ऑफ हिज सीनियर मिनिस्टर्स, और जो एम्परर था वो इन लोगों को कैसे सुपरवाइज़ करता था? मतलब इन लोगों को कैसे, जैसे कि अब एक जगह होता है, एक ऑफिस होता है बच्चों, ठीक है। जैसे मैंने मान लो मेरे पास बड़े बड़े पाँच जो है ऑफिसेज हैं, तो 5 ऑफिसेज में मैं 5 को मैनेजर बना दूंगा 5 में। फिर मैं मैनेजर को बात करूंगा, मैनेजर से बात करूंगा, फिर मैनेजर उनसे बात करेगा। मैं हर इंसान के पास नहीं पहुंचूंगा, मैनेजर का काम होगा देखना, मेरा काम सुनना, और मैं जो हुक्म दे रहा हूँ वो उन लोगों से कराना जो वहाँ के वर्कर होंगे। तो इसी तरह से जो राजा होता था वो क्या करता था? वर पोस्टेड द एम्पायर सुपरवाइज ऑल द ऑफिशियल्स, जो सारे ऑफिशियल्स थे उन पर कैसे सुपरवाइज करता था, कैसे नज़र रखता था, उन्हें कैसे देखभाल करता था कि मतलब सारा काम हो रहा है, सही से हो रहा है, नहीं हो रहा है। विद द हेल्प ऑफ सीनियर मिनिस्टर, जो सीनियर मिनिस्टर होते थे, जो सीनियर मिनिस्टर अपॉइंट करे जाते थे, जो कि राजा के बाद उन ऑफिशियल्स को कंट्रोल करते थे। उन ऑफिशियल्स को क्या करना है वो राजा उन्हें बताता था, सीनियर मिनिस्टर को, वो सीनियर मिनिस्टर फिर उन सबको बताते थे। एंड द मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली, और जो मेंबर होते थे रॉयल फैमिली के वो। द एम्पायर वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस, फिर क्या हुआ बच्चों? जो एम्पायर होती थी, अब इतनी बड़ी हुकूमत है पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है, जैसे कि अब हमारे स्टेट हैं बच्चों, क्या? छत्तीसगढ़, ठीक है, पंजाब,
चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, बेंगलुरु। उसी तरीके से बच्चों उस ज़माने में जो इनकी प्रोवेंसेस एम्पायर जो थी उसे उन्होंने प्रोवेंसेस में छोटे छोटे इलाकों में क्या कर दिया, बांट दिया। ईच हेडेड बाय अ प्रिंस, और हर एक प्रोविंसेस में एक प्रिंस बनाया जाता था, मतलब जो कि एक वहाँ पर छोटा रूलर कह सकते हैं हम। जैसे कि अब हमारे सीएम होते हैं हर स्टेट के और पीएम होते हैं वो पूरे इंडिया के होते हैं। इसी तरीके से पूरे इंडिया का तो राजा एम्परर ये खुद थे, ठीक है, जैसे कि अशोका हैं या चंद्रगुप्त मौर्य हैं, जो भी बिंदुसारा थे, जो भी थे, जिनकी भी मैं बात करूँ। और जो प्रोविंसेस होती थी, छोटे छोटे इलाके बांटे जाते थे, वहाँ पर भी एक प्रिंस रख दिया जाता था। ईच ऑफ दीज वॉज रूल्ड फ्रॉम अ प्रोविंशियल कैपिटल सच एज टैक्सिला और उज्जैन। और ये सारी जो हैं वो कहाँ से रूल्ड होती थी, कहाँ से उस पर हुकूमत की जाती थी, जो प्रोविंशियल कैपिटल थी जैसे कि टैक्सिला और उज्जैन, यहाँ से हुकूमत की जाती थी। द प्रिंस रूल्ड द प्रोविंसेस एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एम्परर। और जो प्रिंस होते थे बच्चों वो प्रोविंसेस पर ऐसे हुकूमत करते थे जैसे कि वो एम्परर के रिप्रेजेंटेटिव हैं। मतलब जैसे कि प्रिंस जो है वो काम करते थे जो एम्परर उनसे कहता था, फिर वही प्रिंस जो है अपने प्रोविंसेस में वो हुक्म दिया करता था जो राजा एम्परर जो होते थे उनकी हुकूमत होती थी, ठीक है। ही वॉज असिस्टेड बाई मैनी ऑफिशियल्स, और ये जो है काफ़ी ऑफिशियल्स के ज़रिए असिस्टेड थे। देयर वॉज सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल बट लोकल कस्टम्स एंड रूल्स वर ऑल्सो फॉलोड एंड टेकन केयर ऑफ फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये कह रहे हैं वहाँ पर काफ़ी जो है अमाउंट में कंट्रोल था, मगर उसके साथ साथ कस्टम्स और रूल्स भी जो थे वहाँ पर फॉलो किए जा रहे थे और टाइम टू टाइम उसकी देखभाल भी की जाती थी। कोई कस्टम रूल्स को तोड़ तो नहीं रहा है, कोई हुक्म जो राजा का हुक्म है उसे बर्बाद तो नहीं कर रहा है, कोई ऐसा तो नहीं है जो डिसोबे कर रहा है, राजा का हुक्म का पालन नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिर बिटवीन दीज इंपॉर्टेंट सेंटर्स, ये कह रहे हैं इन इंपॉर्टेंट सेंटर्स में देयर अलाइड सम अदर ऑल्सो, ये कह रहे हैं उसमें और भी कुछ जो है लाई करते हैं। मतलब ये जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स अभी हमने बताए जहाँ से हुकूमत हो रही है, जैसे कि टैक्सिला और उज्जैन है, यहाँ से प्रोविंस, यहाँ से क्या हो रही थी, रूल हो रहा था। तो इसी तरीके से जो है काफ़ी जो है दूसरे भी जगह हैं जो कि जो है इंपॉर्टेंट सेंटर्स के तौर पर हम कह सकते हैं। हेयर द मौर्यास ट्राई टू कंट्रोल रोड्स एंड रिवर्स, जैसे कि जो मौर्यास थे बच्चों उन्होंने क्या कंट्रोल करना शुरू किया, रोड्स और रिवर्स को, नदियों को और सड़कों को, विच वर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड टू कलेक्ट वट एवर रिसोर्सेज वर अवेलेबल एज टैक्स एंड ट्रिब्यूट। क्यों? अब कोई इंसान सोचेगा कि पागल तो नहीं था वो राजा, उसने सड़कों को और नदियों को अपनी कंट्रोल में ले लिया। तो वो पागल नहीं था, बहुत अक्लमंद राजा था। क्यों? क्योंकि अगर वो सड़कों को हुकूमत में अपने कंट्रोल में ले रहा है, रिवर को अपने कंट्रोल में ले रहा है, तो उसका एक फ़ायदा तो ये हुआ उस राजा का कि वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को ईजिली यूज़ कर पाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मिल रहा है उसे, और एक वो भी ज़रिया बन गया टैक्स कलेक्ट करने का कि अगर तुम्हें इस नदी से जाना है तो तुम्हें साल में इतने रुपये देने पड़ेंगे, अगर तुम्हें अपना सामान ले जाना है तो ऐसे देना पड़ेगा। मतलब टैक्स तो हर चीज़ का होता है, तो वहाँ पर भी ये लोग इसी तरीके से अपना रूल कर रहे थे। उसके बाद ट्रिब्यूट्स एंड टैक्सेस। अब ट्रिब्यूट्स और टैक्सेस के बारे में बात करेंगे, जो वहाँ पर टैक्सेस लिए जाते थे, जो ट्रिब्यूट्स लिए जाते थे। अकॉर्डिंग टू द अर्थशास्त्र द नॉर्थ वेस्ट वॉज इंपॉर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स एंड साउथ इंडिया फॉर इट्स गोल्ड एंड प्रेशियस स्टोन्स। ये कह रहे हैं बच्चों, अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें, जो अर्थशास्त्र बुक जो लिखी थी, ठीक है, चाणक्य ने, तो ये कहते हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि जो इम्पोर्टेंट है नॉर्थ वेस्ट जो है वो किसके लिए इम्पोर्टेंट था, ब्लैंकेट्स के लिए साउथ में, और साउथ में गोल्ड्स और प्रेशियस स्टोन के लिए। मतलब जो इंडिया का हमारा नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है वो ब्लैंकेट्स यानी चादरों के लिए मशहूर था, और जो हमारा साउथ वाला इंडिया का पार्ट है वो जो है हमारा गोल्ड यानी सोना और प्रेशियस महंगे क्या प्रेशियस स्टोन्स, महंगे और कीमती पत्थरों के लिए जाना जाता है। मतलब उस ज़माने में इसके लिए मशहूर था। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट एक मिनट बच्चों, यहाँ पर देखिए, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट। और ये कह रहे हैं ये भी हो सकता है पॉसिबल कि ये जो रिसोर्सेज थे वो ट्रिब्यूट के तौर पर कलेक्ट किए जाते हों। मतलब जैसे कि कहीं पर सोने का काम चल रहा है, सोना निकल रहा है, तो राजा वहाँ पर पैसा नहीं है तो सोना गोल्ड उन्हें दे रहे हैं टैक्स के तौर पर, ठीक है। अगर कोई इंसान दूधिया है, दूध वाला है, तो वो जो है थोड़ा सा मिल्क का प्रोडक्ट दे गया, या उससे जो पैसा कमाया वो दे गया। किसान है तो किसान ने जो खेती करी वो दे गया। इसी तरीके से तो टैक्स कलेक्ट किया जाता था। वहाँ पर पहले क्या होता था ऐसा कि पैसे ही है तो पैसे ही दो, बिल्कुल ही टैक्स को देना है, कुछ परसेंट हुआ करता था, बांधा जाता था राजा की हुकूमत से कि कौन से कितना देना है कितना नहीं देना है, वो तो राजा के ऊपर है। फिर यहाँ देखिए, ट्रिब्यूट वॉज नॉट
कलेक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड पीपल गेव इट मोर और लेस विलिंगली। ये कह रहे हैं जो ट्रिब्यूट होता था बच्चों, ऐसा नहीं कि वो लगातार रेगुलर बेसिस पे कलेक्ट किया जाता था कि साल के छठे महीने पे देना ही देना है और हर बार देना है, या साल के आखिर में हर साल देना है, या महीने के आखिर में हर साल देना है, ऐसा नहीं था। एंड पीपल गेव इट मोर और लेस विलिंगली, और जो है जो लोग थे वो ज़्यादा या कम अपने हिसाब से दे सकते थे। अब जैसे कि कोई किसान है, उसका 5 कुंटल उसके अनाज उगा, तो वो हो सकता है 1 दे दे, 2 कुंटल दे दे, ठीक है। अब अगली बार 3 हुआ तो उसमें से 1 दे देगा। मतलब ऐसा कोई फोर्सफुली ऐसा नहीं था कि नहीं तुम्हें देना ही है। बहुत ज़्यादा क्रूड हो गया राजा और बहुत ज़्यादा सख्त हो गया राजा और उसने उसे जाके मार दिया और अपने सिपाहियों से कह दिया इसने टैक्स नहीं भरा, इसे सजा दो, ऐसा नहीं, ठीक है। टैक्सेस वर कलेक्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड इट वाज कंपलसरी फॉर द पीपल टू पे देम। ये कह रहे हैं जो टैक्सेस होते थे बच्चों वो रेगुलर बेसिस पे कलेक्ट किए जाते थे। क्या यहाँ पर पहले दिया टैक्सेस वाज नॉट कलेक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड पीपल गेव इट मोर और लेस विलिंगली। टैक्सेस वर कलेक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड इट वाज कंपलसरी फॉर द पीपल टू पे देम। ये कह रहे हैं और ये कंपलसरी था कि हर इंसान उसे पे करे। दोज हु फेल टू पे टैक्सेस वर ऑफन पनिश्ड। ये कह रहे हैं और जो इंसान जो है जो टैक्स नहीं दे पाता था उसे जो है पनिश कर दिया जाता था। पहले यहाँ पर बता रहे हैं कि टैक्सेस जो है रेगुलर बेसिस पे नहीं देते थे। यहाँ पर लिखा है ट्रिब्यूट वॉज नॉट कलेक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड पीपल गेव इट मोर और लेस विलिंगली। फिर यहाँ पर लिखा है टैक्सेस वर कलेक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस एंड इट वाज कंपलसरी फॉर द पीपल टू पे देम। जो टैक्सेस होता है बच्चों वो रेगुलर जो टाइम होता था उसके हिसाब से लिया जाता था और वो हर इंसान को देना है जितना उस पर तय करा गया है। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि राजा की हुक्म का पालन न करे और उसके पास है उसके एबिल है वो कि दे सकता है और नहीं दे रहा है तो उसे फिर क्या होगा, सज़ा मिलेगी, ठीक है। दोज हु फेल टू पे टैक्स वर ऑफन पनिश, और जो इस लायक नहीं हो पाता था कि वो टैक्स भरे तो उसे सज़ा मिलती थी। ट्रिब्यूट्स वर पेड इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स। ये कह रहे हैं जो ट्रिब्यूट्स होते थे बच्चों, जो टैक्सेस होते थे वो जो है अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स में पे किए जाते थे। मतलब वो पैसे दिए जाते थे किस तरीके से। पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट एरियाज वर इंडिपेंडेंट बट दे गेव एलिफेंट्स, टिम्बर्स, हनी एंड वैक्स टू मौर्यन ऑफिशियल्स। मतलब क्या है, ये कह रहे हैं जो लोग बाग थे वो अलग अलग तरीके से क्या करते थे, अपना टैक्स भरते थे। जैसे कि वो लोग जो कि फॉरेस्ट एरिया में रहते थे वो इंडिपेंडेंट थे, मगर वो लोग अपना टैक्स कैसे भरते थे, वो हाथी दे गए, एलिफेंट्स दे गए, टिम्बर यानी लकड़ी दे गए, हनी दे गए, शहद दे गए, ठीक है, वैक्स दे गए, किसे, मौर्यन ऑफिशियल्स को, जो मौर्यन ऑफिशियल्स थे उन्हें। तो इसी तरीके से वो लोग टैक्स भरा करते थे। अब कोई किसान है तो वो अपना प्रोडक्ट दे जाएगा, गेहूँ है, चावल है, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 44 ओपन करिए बच्चों। पेज नंबर 44 देखिए यहाँ पर, द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी। मेगास्थीन्स वॉज एन एम्बेसडर ऑफ ग्रीक। जो मेगास्थीन्स थे वो कौन थे, एम्बेसडर थे, कहाँ के, ग्रीक रूलर सेलुकस निकेटर। ग्रीक रूलर सेलुकस निकेटर जो थे वहाँ के एम्बेसडर कौन थे, मेगास्थीस। ही स्टेड इन चंद्रगुप्त कोर्ट्स फॉर अबाउट 5 ईयर। और ये जो है चंद्रगुप्त जो थे, राजा जो थे, उनके कोर्ट्स में, उनके दरबार में जो है 5 साल तक रहे, 302 से 298 BC तक। फ्रॉम मेगास्थीन्स बुक इंडिका वी गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज। जो मेगास्थीन थे, जो मेगास्थीन जिनका नाम था, उनकी एक बुक थी बच्चों इंडिका, उससे हमें काफ़ी नॉलेज मिलती है अबाउट द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन एंड द लाइफ ऑफ द पीपल। किसके बारे में, जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन था और जो उनकी लाइफ थी, जो उनकी ज़िंदगी थी उस ज़माने के लोगों की, उसके बारे में। ही गेव अ ब्यूटीफुल एंड वेरी इंफॉर्मेटिव अकाउंट ऑफ द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र मॉडर्न पटना। ये कह रहे हैं बच्चों जो इन्होंने बुक लिखी थी इंडिका, किसने, मेगास्थीस ने, ठीक है। तो जो मेगास्थीस जो थे इन्होंने इंडिका बुक लिखी थी, इससे काफ़ी नॉलेज मिली उस ज़माने के एडमिनिस्ट्रेशन और लाइफ के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में, लोगों की ज़िंदगी के बारे में। और उन्होंने काफ़ी, ही गेव ब्यूटीफुल एंड वेरी इन्फॉर्मेटिव अकाउंट ऑफ द सिटी पाटलिपुत्र। जो सिटी पाटलिपुत्र है उसके काफ़ी ब्यूटीफुल और इन्फॉर्मेटिव अकाउंट्स हमें दिए, मतलब काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, जो कि आज हम पटना के नाम से जानते हैं जिस जगह को। दिस इज़ अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी। क्या है कि वो जो है एक बहुत बड़ी और खूबसूरत सिटी है। इट इज़ सराउंडेड बाय अ मैसिव वॉल्स। उसके चारों तरफ मोटी मोटी ऊंची मजबूत दीवारें थीं। इट हैज़ 570 टावर्स एंड 64 गेट्स। उसके अंदर 570 टावर्स और 64 गेट्स, 64 गेट्स थे। द हाउसेज ऑफ 2 and 3 स्टोरीज आर बिल्ट ऑफ वुड एंड मड ब्रिक। और जो घर बने होते थे 2 मंजिला 3 मंजिला, वो किससे बने होते थे बच्चों, वो लकड़ियों से और मड ब्रिक्स, मड की बनी हुई, मिट्टी की बनी हुई ईंटें, उनसे बने होते थे। द किंग्स प्लेस इज़ ऑल्सो ऑफ वुड एंड डेकोरेटेड विद स्टोन कार्विंग। और जो राजा की जगह होती थी, जहाँ राजा रहा करता था, वो भी लकड़ियों से बनी होती थी, मगर वो जो है स्टोन से, पत्थरों से कार्व किया गया रहता था, मतलब उस पर नक्काशी कर देते थे, मतलब सजा दिया करते थे। इट इज़ सराउंडेड विद गार्डन्स एंड इंक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स। और वहाँ पर जो है उसके चारों तरफ जो है गार्डन्स होते थे और इस तरह का
इंक्लोजर बनाया जाता था कि उसमें चिड़िया रख सकें, बर्ड्स बनाई रखी जा सकें। तो ये सारी चीज़ें किससे पता चली हमेरी, जो इंडिका बुक है किसने लिखी, मेगास्टीन्स ने लिखी थी, मेगास्टीन ने लिखी थी, उससे ये सारी चीज़ें पता चली कि ऐसा ऐसा उसके अंदर लिखा हुआ है। ही ऑल्सो रॉट अबाउट द एम्परर एंड हिज लाइफ, उन्होंने जो है एम्परर और उसकी लाइफ के बारे में लिखा। अब ये लाइनें हैं, देखिए क्या है उसमें कि द ओकेजन्स ऑन विच द एम्परर अपीयर्स इन पब्लिक आर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट एंड ग्रैंड रॉयल प्रोसेशंस। ये कह रहे हैं वो मौके, वो ओकेजन्स, वो मौके जब बच्चों क्या होता था, जो राजा होता था वो पब्लिक में अपेयर होता था, मतलब रिपब्लिक के बीच में आता था, तब उसे कैसे मनाया जाता था, आर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट एंड ग्रैंड रॉयल प्रोसेशंस। जो ग्रैंड और ग्रेट रॉयल प्रोसेशंस होते थे उसके तौर पर उसे मनाया जाता था, मतलब ऐसा सेलिब्रेट किया जाता था। ही इज़ कैरिड इन अ गोल्डन प्लैंक्विन, उसे जो है एक गोल्डन प्लैंक्विन में लेके जाया जाता था राजा को। हिज गार्ड्स राइड एलिफेंट डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर, और उनके जो गार्ड्स, उनकी जो सेना होती थी वो लोग जो है राजा को हाथियों की राइड पर जाते थे। हिज गार्ड्स राइड्स एलिफेंट्स, उनकी हाथियों को राइड्स पर निकलते थे, और जो हाथी होते थे वो किससे सजे होते थे, गोल्ड और सिल्वर से, सोने और चांदी से सजे होते थे। सम ऑफ द गार्ड्स कैरी ट्रीज ऑन विच लिव लाइव बर्ड्स इंक्लूड्स अ फ्लॉक ऑफ ट्रेन पैरट्स और सर्किल अबाउट द हेड ऑफ द एम्परर। हाँ, अब देखिए ये कह रहे हैं कुछ गार्ड्स जो होते थे उनके पास पेड़ अपने हाथों में लेकर चलते थे, वो हाथों में पेड़, अब मैं ये नहीं कह रहा बहुत बड़ा पेड़, मतलब इस तरीके का पेड़ जिसमें जो है क्या होता था, बर्ड्स होती थी, लाइव बर्ड्स, जिंदा चिड़िया उसके ऊपर बैठी होती थी, जिसमें क्या होता था, फ्लॉक ऑफ ट्रेन पैरट्स, एक ट्रेन पैरट्स का, तोतों का, उसमें एक गुच्छा होता था, मतलब खूब सारे तोते होते थे। सर्किल अबाउट द हेड ऑफ द एम्परर, जो राजा के सर के चारों तरफ सर्किल करते थे, घूमते थे, मतलब उन्हें इम्प्रेस करना होता था, राजा को खुश करने के लिए सारी चीज़ें की जाती थी। द किंग इज़ नॉर्मली सराउंडेड बाई आर्म वुमेन, और जो किंग होते थे वो नॉर्मली जो है आर्म वुमेन, जो हथियारों से लदी हुई औरतें होती थीं, मतलब ये कह सकते हैं जो औरतें होती थीं उनके राजा के चारों तरफ होती थीं, और उनके पास हथियार होते थे, किस लिए, प्रोटेक्शन के लिए। ही इज़ अफ्रेड दैट समवन मे ट्राई टू किल हिम, क्यों, क्योंकि भाई इतनी बड़ी जगह का राजा है, कोई भी आ सकता है अचानक से उस पर मार सकता है उसे, और वो अटैक करके उसे अपने कंट्रोल में कर सकता है सारी हुकूमत। तो उसके चारों तरफ जो है औरतें होती थीं, और उन औरतों को हथियार दे दिए जाते थे। ही हैज़ स्पेशल सर्वेंट्स टू टेस्ट द फूड बिफोर ही ईट्स, और उनके पास एक स्पेशल सर्वेंट होता था, एक स्पेशल गुलाम होता था कि जब वो खाना खाएं तो उससे पहले वो उसे जो है खाने को टेस्ट करे। क्यों बच्चों, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना खाने में जहर दे दिया गया हो। अब इस तरीके का मैंने जैसे बताया कि पूरा उसे सेलिब्रेट करा जाता था, जब राजा जाता था तो वहाँ खाना पीना सब होता था, ठीक है, जनता खाना पीना सब लाती थी, तो पहले उनका एक नौकर होता था, एक गुलाम होता था, वो सारे खाने को टेस्ट करता था थोड़ा थोड़ा कि कहीं इसमें जहर ना हो। जब वो इंसान ठीक रहता था तब वो सर्वेंट टेस्ट कर लेता था, उसके बाद राजा खाना खाना शुरू करते थे। ही नेवर स्लीप इन द सेम बेडरूम फॉर 2 नाइट्स, और जो राजा होते थे वो 2 रात से ज़्यादा एक सेम बेडरूम में नहीं सोया करते थे, क्योंकि लोगों को जगह ना पता चल जाए कि राजा इस बेडरूम में सोया है तो आराम से मार सकते हैं, ठीक है। तो वो अपने बेडरूम, अपनी जगह भी चेंज करते रहते थे कि 2 दिन इसमें सोए तो 2 दिन दूसरे में चले गए, 2 दिन उसमें चले गए, मतलब किसी को ख़बर नहीं रहती थी, ठीक है। बाहर का कोई आदमी है तो उसे खबर नहीं हो, अंदर के जो उसके सेना है उसे तो पता रह गई, ठीक है। तो इस तरीके से कि राजा को कोई मार ना सके, कि डायरेक्ट कोई आ जाए और अटैक करके चला जाए, तो अगर राजा सो रहा होगा तो उसे तो कोई भी मार सकता है सोते में, तो इसलिए वो अपने हर 2 दिन में अपने बेडरूम चेंज किया करते थे। तो ये सारी चीज़ें किसने लिखा है, इंडिका में बताया गया है, मेगास्टीन्स ने लिखा है ये, ठीक है, मेगास्टीन ने लिखा था ये। अशोका अ यूनिक रूलर, अब अशोका की बात करते हैं जो कि एक यूनिक रूलर के नाम से जाना जाता है बच्चों, अनोखा रूलर के नाम से जाना जाता है। ये कहा जाता है कि वो बहुत पावरफुल, बहुत अक्लमंद, और मतलब ये मौर्यन एम्पायर का काफ़ी पावरफुल राजा था। अशोका वॉज द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर, अशोका जो है बच्चों वो बहुत ज़्यादा फेमस मौर्यन रूलर था। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राई टू स्प्रेड हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शंस। ये पहला एक ऐसा राजा था बच्चों जिसने जो है अपनी मैसेजेस को दूसरों तक पहुंचाने का क्या ज़रिया ढूंढा उसने, इंस्क्रिप्शंस करने का, मतलब पत्थरों पर खुरच कर, लिख कर, बना कर, जैसे भी जो भी लैंग्वेज पढ़ते हों जानते हों वो लोग, उसके ज़रिए बताने की कोशिश की, अपने मैसेज को फैलाने की कोशिश की। मोस्ट ऑफ हिज इंस्क्रिप्शंस वर इन प्राकृत एंड वर रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, जो काफ़ी इनके स्क्रिप्ट लैंग्वेज है, मतलब इंस्क्रिप्शन जो इन्होंने पत्थरों पर लिख रखा है, जो इंस्क्रिप्शन कर रखा है वो काफ़ी किस में लैंग्वेज में बच्चों, प्राकृत लैंग्वेज में और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था। ही वॉज ऑल्सो द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु रिनाउंस कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वार,
ये कह रहे हैं बच्चों यही एक ऐसा राजा था जो कि अपने कॉन्क्वेस्ट को, अपने जो उनकी हुकूमत थी उसे रिनाउंस करता था जब वो उसे वॉर को जीत जाया करता था। उस वॉर को जैसे कहीं जंग हुई तो वहाँ पर जीतने के बाद अपनी कॉन्क्वेस्ट को रिनाउंस करता था, ठीक है। ही फॉलोड अ रिलीजियस पॉलिसी ऑफ हिज ओन नोन एज द पॉलिसी ऑफ धमा, और इन्होंने अपनी एक रिलीजियस पॉलिसी बना रखी थी, उसे फॉलो करते थे। क्या नाम था उसका? पॉलिसी ऑफ धमा। पॉलिसी ऑफ धमा के नाम से जानते हैं, उसे ये फॉलो करते थे। फिर आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट कलिंगाज। कलिंगा प्रेजेंट डे जिसे हम किस नाम से जानते हैं? उड़ीसा के नाम से। चलिए पढ़ते हैं। कलिंगा वॉज द ओनली किंगडम। कलिंगा जैसे हम उड़ीसा के नाम से जानते हैं बच्चों, कलिंगा वॉज द ओनली किंगडम विच वॉज नॉट अंडर मौर्यन कंट्रोल। ये कह रहे हैं कलिंगा ही एक ऐसी जगह थी, कलिंगा ही एक ऐसी किंगडम थी जो कि मौर्यन के कंट्रोल में नहीं थे। मतलब जो कलिंगा जगह थी, जो उड़ीसा अब जिसे हम कहते हैं, इस जगह पर भी बस यही एक जगह थी जहाँ पर इनकी हुकूमत नहीं थी। कलिंगा वॉज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज सिचुएटेड ऑन अ सी कोस्ट एंड ऑल्सो कंट्रोल द लैंड एंड सी रूट्स। और कलिंगा जो थी बच्चों वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। क्यों? कलिंगा जो जगह था, उड़ीसा जो जगह थी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। क्यों बच्चों? क्योंकि ये जो है एक सी कोस्ट पर, समुद्री किनारे पर सिचुएटेड था एंड ऑल्सो कंट्रोल द लैंड एंड सी रूट्स, और वहाँ पर जो है लैंड और सी रूट्स पर कंट्रोल भी था। द किंगडम ऑफ कलिंगा हैड अ पावरफुल आर्मी। ये कहा जाता है जो कलिंगा का राजा था, जो किंगडम जो थी कलिंगा की, उसके पास एक पावरफुल आर्मी थी, बहुत ताकतवर आर्मी थी। अशोका अटैक्ड कलिंगा इन 261 BC एंड कॉन्कर्ड। और अशोका जो थे उन्होंने 261 BC में क्या किया? अटैक किया कलिंगा पर और उसे कॉन्कर्ड कर लिया। दिस वॉर प्रूव टू बी आ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ किंग अशोका। और यही वॉर, यही जंग के साथ ही जो क्या हुआ, ये प्रूफ है कि जो है एक टर्निंग पॉइंट आ गया किंग अशोका की लाइफ में। जो किंग अशोका थे उनकी ज़िंदगी में एक टर्न आ गया, ठीक है, एक मोड़ आ गया जैसे ही उन्होंने कलिंगा वॉर जीत ली। ही कुड नेवर फॉरगेट द हॉरर्स ऑफ द बैटल। ये कहा जाता है जो राजा थे अशोका, वो उस बैटल के हॉरर्स को नहीं भूल सकते, कभी भी नहीं भूल सकते। मतलब जो वहाँ पर हादसे हुए, जिस तरीके से वो जंग हुई, उसे वो कभी भी नहीं भूल सकते। अबाउट अ लाख एंड अ हाफ पीपल वर कैप्चर्ड एंड मोर देन अ लाख वर किल्ड इन द कलिंगा वॉर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये कहा जाता है भाई साहब कि कलिंगा वॉर के अंदर जो कलिंगा का राजा था वो इतना पावरफुल था, उसकी आर्मी इतनी खतरनाक थी, इतनी ताकतवर थी कि यहाँ तक कि अशोका इतनी बड़ी पावरफुल आर्मी के साथ वहाँ पर लड़ने जब गया था तो लाखों में उसकी आर्मी या हाफ पीपल जो उसके जो थे वो कैप्चर्ड कर दिए गए। मतलब सोचो, इतनी बड़ी आर्मी के साथ लड़ने गया, उसमें से आधे आदमी को तो कैप्चर्ड कर लिया, आधे, और बहुत सारे लाखों लोगों से ज़्यादा तो उसमें लोग मारे गए, इसकी सेना मारी गई, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा ना मोर देन अ लाख वर किल्ड इन द कलिंगा वॉर। लाखों से ज़्यादा तो लोग बाग मारे गए, लाखों से ज़्यादा तो लोग बाग वहाँ पर क्या हुए? कैद कर दिए गए। मतलब ये समझ लो बिल्कुल तबाही के तौर पर लड़ाई हुई थी। एक तरह से ऐसा लग रहा था कि तबाही आ गई हो। अब दो पावरफुल किंग जब लड़ेंगे तो वहाँ पर तो लड़ाई करनी होगी, इतनी बड़ी सेना उसके पास भी, इतनी बड़ी सेना उसके पास भी, और दोनों ही ताकतवर राजा थे। तो एक तरह से ये कहा जाता है कि एक तरह से जैसे हॉरर जो सीन था वो चल रहा था, इधर कट रहे हैं, इधर मर रहे हैं, इधर गिर रहे हैं, इस तरीके से मतलब जंग चल रही थी बहुत खतरनाक। तो वही कहा जाता है जो राजा अशोका है वो इस हॉरर को भूल नहीं सकते, कभी भी भुला नहीं सकते। द डेथ, डिस्ट्रक्शंस एंड सफरिंग दैट ही सॉ मेड हिम वेरी सैड। क्या हुआ जब वो कलिंगा पे वहाँ पर लड़ने गए? पहले क्या होता है बच्चों, जैसे ये अशोका हैं, कहीं पर लड़ने गए, वहाँ पर हराया, मारा, काटा मारा, राजा को कैद कर लिया, हुकूमत कर ली, या राजा को मार दिया, हो गया। जब कलिंगा में लड़ाई हुई तो उधर के तो मर ही रहे हैं, साथ में इनके भी मर रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा खून खराबा हो रहा था, जिसकी वजह से जो ये मौतें हुई, डिस्ट्रक्शंस यानी तबाही आई, ये जो सफरिंग हुई, ये जो इन्हें सारी चीज़ें परेशानियां आई इस लड़ाई में, इससे जो है राजा जो है बहुत ज़्यादा उदास हो गए। उन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ इस चीज़ का कि इसमें बहुत सारे लोगों की मौतें हुई, बहुत सारे लोगों की जान गई। दिस बैटल ब्रॉट अ कंप्लीट चेंज इन द लाइफ ऑफ ग्रेट वॉरियर। और यही बैटल जो है, इससे जो है जो ग्रेट वॉरियर अशोका हैं, इनकी लाइफ में एक कंप्लीट चेंज आ गया, एक कंप्लीट बदलाव लेके आया। क्या? ही डिसाइडेड नेवर टू फाइट अनदर वॉर एंड टू डिवोट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ टू सर्व हिज पीपल। क्या हुआ बच्चों कि उन्होंने जब इतना खून खराबा, ये जो अशोका थे, जब इन्होंने देखा, जब कलिंगा भाई साहब बहुत पावरफुल राजा था वहाँ का, अब क्या हुआ जब इन्होंने सोचा कि चलो कलिंगा एक जगह है, वहाँ पर ही हमारी हुकूमत नहीं है, वहाँ पर भी हुकूमत करते हैं, तो हुकूमत तो कर ली बच्चों, मगर इनके भी बहुत सारे लोग मारे गए, उनके भी बहुत सारे लोग मारे गए। तो जब इन्होंने देखा कि सिर्फ एक छोटी सी जगह के लिए
वैसे राजा के लिए तो बहुत बड़ी जगह है, वो मेन जगह थी, मगर अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल इतना बड़ा राजा जो इतनी बड़ी जगह पर हुकूमत कर रहा है, तो उसने सोचा कि मैंने एक जगह के लिए इतने लोगों की जान ले ली और इतने लोगों की जान मेरी वजह से गई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी उसके दिमाग में आई कि इतना नुकसान हुआ, इधर लाशें गिरी हैं, उधर गिरी हैं। अब दोनों ही पावरफुल लोग थे, दोनों की सेनाएं बहुत ताकतवर थी, उधर से भी मार रहे हैं तो इधर से भी मार रहे हैं, तो बहुत सारे लोग मारे गए, जिसकी वजह से इन्हें बहुत दुख हुआ कि इस लड़ाई की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ है। हम लोगों के साथ साथ जो आम जनता है वो भी इसमें मरी है, उनकी भी तबाही हुई है, उनके घर टूटे हैं, बहुत सारे ऐसे। तो इन्हें बहुत ज़्यादा जो है अफसोस हुआ इस चीज़ का कि ये जंग हमने जो लड़ी इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। तो इन्हें अफसोस हुआ। उसके बाद से इन्होंने इनकी ज़िंदगी में कंप्लीट चेंज आया। इन्होंने ये डिसाइड किया बच्चों कि अब ये जो है जो अशोका राजा हैं कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे, और जो पूरी उनकी बची हुई ज़िंदगी है वो उनके जो लोग हैं, जो पीपल्स हैं, उनके लिए सर्व कर देंगे। मतलब अपनी पूरी ज़िंदगी जो है लोगों की भलाई के काम के लिए करेंगे। उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि आज से कोई जंग नहीं होगी, आज से राजा अशोका कभी लड़ाई नहीं करेगा और दूसरों के लिए ही, मदद के लिए ही आगे रहेगा। फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स अशोका प्रीच नथिंग बट पीस। उसके बाद क्या आ जाता है कि जो अशोका थे उन्होंने किसी और चीज़ की बात नहीं की, बस उन्होंने शांति और शांति और शांति यही बात की। मतलब हर जगह शांति लाने की बात की, लड़ाइयाँ उन्होंने ख़त्म कर दी। ही बिकेम अ फॉलोअर ऑफ बुद्धा। वो एक बुद्धा के फॉलोअर बन गए, ठीक है, यानी बुद्धिस्ट उन्होंने एक्वायर कर लिया, बुद्धिस्ट धर्म उन्होंने ले लिया। अशोका बिकेम द फर्स्ट किंग इन द वर्ल्ड हिस्ट्री टू अबेंडन द पाथ ऑफ वॉर एंड वॉयलेंस। अशोका एक पहले ऐसे राजा बने इंडिया के हिस्ट्री के, जो पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें अगर हम, तो अशोका एक पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने जो है लड़ाई और वायलेंस के पाथ को ख़त्म कर रहा था। वरना बाकी राजा क्या होते हैं बच्चों, लड़ाई करते करते पैदा होते हैं, लड़ाई करते करते ही मर जाते हैं। उनकी ज़िंदगी में ही होता है कि वॉर करना, जंग करना, इसे मारना उसे मारना, और कभी हो सकता है खुद मर जाए। मगर अशोका एक ऐसे राजा थे जिन्होंने लड़ाइयों को, जंग को और वायलेंस को, ठीक है, ये जो वायलेंस है, तबाही वबाही, ये जो सब आपस में लड़ाई झगड़ा, इसे जो है उन्होंने अबेंडन कर दिया, मना कर दिया। ही ऑल्सो गेव अप हंटिंग एंड द ईटिंग ऑफ मीट। उन्होंने यहाँ तक के शिकार करना भी ख़त्म कर दिया और गोश्त खाना भी ख़त्म कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि हम शिकार करते हैं उससे भी जानवरों की मौत होती है, तो उससे भी उन्होंने क्या किया, जानवरों का शिकार करना बंद कर दिया, यहाँ तक कि गोश्त खाना भी ख़त्म कर दिया। ही टुक कीन इंटरेस्ट इन द मटेरियल एंड मोरल वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट। उन्होंने जो कीन इंटरेस्ट लिया, जो बहुत बड़ा इंटरेस्ट लिया, वो किस में, इन द मटेरियल एंड मोरल वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट। जो उनका सब्जेक्ट था उसमें मोरल और मटेरियल, इन द मटेरियल एंड मोरल वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर लिखा है बच्चों, उपगुप्त वॉज द गुरु ऑफ किंग अशोका। जो उपगुप्त थे, जो उनका नाम क्या था, उपगुप्ता या उपगुप्त, वो कौन थे, किंग अशोका के गुरु थे। ही इंट्रोड्यूस अशोका टू पीस लविंग रिलीजियन बुद्धिज्म। उन्हें जो है अशोका को कैसा बताया, पीस लविंग मतलब शांति को प्यार करने वाला, शांतिप्रस्त, ठीक है, शांति चाहने वाला, रिलीजन बुद्धिज्म बताया। देयर आफ्टर अशोका गेव अप हिज एम्बिशन ऑफ दिग्विजय मीन्स विक्ट्री इन ऑल डायरेक्शन। उसके बाद क्या हुआ, अशोका ने जो अपनी सारी जो उनकी विक्ट्री थी हर डायरेक्शन में, उसे गेव अप कर दिया, ठीक है। बट ही परस्यूड आ पॉलिसी ऑफ धर्म विजय मीन्स कॉन्क्वेस्ट थ्रू धर्म। मतलब अब उनके अंडर में सारी जगह थी, उस तरीके से जैसे कि राजा के तौर पर जैसे रह रहे थे, वो सारी जगह उन्होंने छोड़ दी, यही कह सकते हैं, वो जगहें जो हैं आज़ाद कर दी या रिलीज़ कर दी। मगर वो जो है एक पॉलिसी चला रहे थे हुकूमत की, जिसके कहते हैं धर्म विजय, जिसे कहते हैं कॉन्क्वेस्ट थ्रू धर्मा। धर्म के तौर पर कॉन्क्वेस्ट करना, हुकूमत करना, मतलब वो लड़ाई धड़ाई वाला ख़त्म कर दिया इन्होंने मसला। अब इन्होंने धर्म के तौर पर रहना शुरू कर दिया था। चलिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ तक अपना हम पार्ट ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम हमारा बचा है अशोका धम्मा, और उसके बाद हमारे यहाँ पर एक स्पिरिट ऑफ धम्मा, द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यंस की डिक्लाइनेशन कहाँ पर शुरू हुई, फिर एमरजेंसी ऑफ न्यू किंगडम्स, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज। तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे बच्चों, ज़्यादा हमें बड़ा लेक्चर करना नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप सभी लोग यहाँ पर लिख लिए पार्ट 9 कम्प्लीटेड, ठीक है, यहाँ पर लिख लिए पार्ट 9 कम्प्लीटेड। पार्ट 9 ही तो है हमारा ये, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पार्ट 9 कम्प्लीटेड। पार्ट 10 बच्चों आगे बनाएंगे हम यहाँ से, क्योंकि अगर हम पार्ट 9 में ये पूरा पढ़ाएंगे तो ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो पार्ट 10 हम नेक्स्ट टाइम पढ़ाएंगे, जो कि पार्ट 10 में हमारा ये होगा। पार्ट 9 यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से हमारा पार्ट 10 स्टार्ट होगा बच्चों। यहाँ तक हमारा पार्ट 9 कंप्लीट हो गया है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा पार्ट 9 कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे पार्ट 10, जो कि हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। अभी पढ़ेंगे तो हमारी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। चलिए इसकी शुरुआत में आइए बच्चों, चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर देखा, हमने यहाँ पर पार्ट 9 स्टार्ट किया। ऐसे ही आप डेट वेट लिख लीजिएगा,
ठीक है। फिर जब हम पार्ट 10 यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर जिस दिन ये वीडियो बनाएंगे उस दिन मतलब हम बता देंगे क्या करना है, कैसे लिखना है, डेट वेट सब बता देंगे। इसके कंटेंट पे आइए जल्दी से, आपको सिलेबस रिवाइज कराते हैं। कंटेंट पे देखिए बच्चों, हिस्ट्री में आपके दो चैप्टर हैं 6 और 7। इसमें हम द फर्स्ट एम्पायर पढ़ रहे हैं, हमारा इसमें पार्ट 9 कंप्लीट हो गया है। अब हमारा पार्ट 10 जो हमने यहाँ पर अभी मार्क किया है वो नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे स्टूडेंट, ठीक है। हमारा ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ज्योग्राफी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, चैप्टर 5 और 6 हो चुका है PA2 का। सिविक्स में हमारे 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 5 पंचायती राज हो गया है, चैप्टर 6 हमारा रूरल एडमिनिस्ट्रेशन ये बाकी रह गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टाइम हम ये चैप्टर पढ़ेंगे और जो हमने अभी सारा पढ़ाया है उसे बच्चों हाथ के हाथ रिवाइज़ करते रहिए, क्योंकि अब जब लास्ट में आप करेंगे इतने बड़े बड़े चैप्टर हैं, इसके आंसर्स बहुत बड़े बड़े होंगे तो वो आपको फिर लास्ट में परेशान करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।